वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मेरे साथ है हमेशा की तरह मुकीत खान। और आज का हमें दिन बहुत अच्छा लग रहा है। जब स्टार्ट हुआ है तो पता ही लगा है कि जो हमारी ईद की छुट्टियां थी वो पिछले हफ्ते नहीं, वो इस हफ्ते जाके खत्म हुई। क्योंकि जब ड्राइव करते हुए आए तो इतना ट्रैफिक जैम कि रियलाइज के लोगों ने वो जो हम कह रहे थे ना 5 दिन की इकट्ठी छुट्टी मिल रही है उसे एक्सटेंड करके पूरे हफ्ते की छुट्टी ली और अब जाके लोग वापस आए। सो वेलकम बैक पीपल। आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, जो लोग लेट पहुंचे वापस। उनके लिए। हाँ, और आज मंडे के दिन हमारी जो मैचिंग होती है स्पेशली उसे उसकी दाद देनी चाहिए कि बिल्कुल वो तो हम बड़ा प्लान करके करते हैं और जो व्यूअर्स हमें देखते हैं ना रोज वो सोचते होंगे कि पता नहीं ढूंढना पड़ेगा क्या चीज किससे मैच हो रही है। एनीवे आप छुट्टियों की बात करें शर्ट और ये भी पीच शर्ट, हाँ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि ये जो लास्ट वीक लोगों ने एंजॉय किया घरों में बैठ के, इसकी एक वजह ये भी थी कि बारिशें वगैरह हो रही थी तो लोग पकोड़े कबाब निहारियों के नाश्ते हलवे पूरियां ये सब चलता रहता है, तो इसलिए छुट्टियां लंबी हो जाती हैं। आपने कभी नोटिस किया कि सलमा हमेशा मेन्यू की बात करती है और इतना बड़ा मेन्यू होता है इनके पास, हमेशा मौजूद होता है, और फिर कहती हैं यार थोड़ा जिम भी स्टार्ट करना चाहिए मुझे। लेकिन आई बिलीव कि देखें अगर आप फाके करते रहेंगे, अगर आप डाइट के नाम पे कुछ खाएंगे नहीं, फरिश्तों को क्या वो दिखाएंगे ऊपर जाके। तो आप डाइट के नाम पे खाती जा रही है बेसिकली। नहीं देखें, खाना जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरे लिए तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, और खाने के लिए जिंदा रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फूड लवर हैं तो। मैं आपने मेरी बात काट दी। मैं व्यूअर्स को ये बता रही थी कि लास्ट वीक जो था वो लोग एंजॉय करते रहे घरों में बैठ के मौसम को, तो इसलिए लोग ज़्यादातर ऑफिसेज में नहीं जा रहे थे। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई, आज बहुत ज़्यादा हब्स था, और जो बारिश की प्रेडिक्शंस थी वो अब उस तरह वाली नहीं है कि हम के बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, मौसम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 अगस्त तक बारिशें होनी है, लेकिन ये वाला जो हैवी स्पेल था ये सिर्फ 17 तक था। इसके अलावा कल मैं देख रही थी मुकीत के एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने शहर का दौरा भी किया है कि बहुत सी जगहों पे नाले के करीब जो लोग रहते हैं उनको मुश्किलात होती हैं, जब बारिश होती है पानी जमा हो जाता है, तो उन्होंने खुद सारी जो एरियाज़ हैं उनका जायज़ा लिया कि कहीं पे कोई मसाइल है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करें। और दूसरा, हेस्को रीजन में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पर बिजली को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट भी करना पड़ा हादसात से बचने के लिए। तो बाकी जगहों पर तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए आप आराम करें और चुप करके अपना काम करें। हाँ, और कराची का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि एक फैमिली है, उन्होंने अपना किस्सा इंटरनेट पे शेयर किया तो वो वायरल हुआ। उसमें ये था कि एक फैमिली थी जो कि डीएचए में उनके बेसमेंट में फुल पानी आ गया था और उनके गेट तक, उनके दरवाजों के अंदर पूरा घर के जो है ना तबाही फिरी हुई थी। उन्होंने डीएचए वालों को कॉल किया, लेकिन सिंस इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे ना डीएचए सिक्योरिटी वाले कि वो हर जगह नहीं पहुंच सके, उन्होंने क्या किया कि आर्मी की हेल्पलाइन पे कॉल किया और आर्मी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके बेसिकली आके उन सबको रेस्क्यू किया, उनके घर से निकाला उन्हें। तो सारे बड़े इंप्रेस थे कि पाक फौज क्या क्या काम कर रही है इसमें। और पाक फौज का तो मैं कहती हूँ कि रोल एक बहुत ही अप टू द मार्क है ना, कि कहीं पे भी कुछ मुश्किल होती है तो वो जरूर आते हैं आवाम को रेस्क्यू करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। कहीं पे कोई मुसीबत आती है जरूर आते हैं। लेकिन जो हमारे नौजवान है वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि उनके दिलों में जज्बा होता है। दयामर की फुटेज आपने देखी होगी कि वहां पर फ्लड में कुछ 2 बच्चियां फंस गई थी, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के, ये बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। लोग डरते हैं इस बात पे कि मैं कूदूंगा तो मैं खुद ना डूबूं, लेकिन जिगरा चाहिए होता है इतना बड़ा काम करने के लिए, और ये इन लोगों ने। और मैंने उस स्टोरी की डिटेल्स चेक की तो मुकीत मुझे पता चला कि वहां पर बच्चे खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो 2 बच्चियां वहां पे रह गई, बाकी सारे बच्चे घरों को जा चुके थे, और इतने में जो सैलाबी रेला था वो बड़ा करीब पहुंच गया। अब जब पानी बहुत ज्यादा आता है तो आहिस्ता आहिस्ता से वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब इतना मार्जिन होता है कि आप अगर फौरी तौर पर अगर आप इसको सेंस कर लें कि आने वाला जो अगला रेला होगा वो बहुत ही तेज हो सकता है, तो आप फौरी तौर पे अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जाहिर है वो बहुत छोटी मासूम बच्चियां थी, उनको नहीं पता था कि वो क्या करें। और सेकेंडली, जब ये सैलाब या कोई एवलांच आती है ना तो लोगों को दूर से देख के लगता है कि शायद हमारे तक ना आए, तो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि उसमें कितनी पावर है, कितना आगे तक आएगी। तो लोग कहते हैं अभी टाइम है, लेकिन वो इमीडिएटली इतना ज्यादा जब करीब पहुंचती है तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो थोड़ा सा ख्याल करना है कि मतलब अगर आप इस तरह की कोई चीज देख रहे हैं तो फौरन हाइट पे पहुंचें और वहां से जाके एसेस करें, रादर के जमीन पे खड़े होकर देखें मेरे तक अभी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह के बड़े हादसा होते हैं इसकी वजह से। लेकिन हम जिस नौजवान की बहादुरी का जिक्र कर रहे हैं, 2 नौजवान थे बेसिकली, उनमें से एक हमारे साथ अगर फोन पे मौजूद है तो क्यों ना उनसे बात कर लें, वो हमें ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, कितना मुश्किल काम था। वेलकम टू द शो मोहम्मद जवाज, कैसे हैं आप? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जवाज, आपकी बहादुरी का जो मुजाहरा था वो हमने अमली तौर पे देखा। आपको कैसे पता चला कि वो बच्चियां पानी में स्टक हो गई हैं? कितना मुश्किल काम था उनको रेस्क्यू करना, कैसे किया आपने ये? हाँ मैडम, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने हमारे हौसला अफजाई की और हमें मदद किया और हमें बोलने का मौका दिया।
उसी टाइम मैं वक्त में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं दूर था, लेकिन मुझे खबर हुई तो मैं फौरन वहां गया तो 2 बच्चे फंस चुकी थी। हाँ। तो उसी टाइम एक हमारे नौजवान साथी मोहम्मद आसिम नाम का एक शख्स वो वहाँ पहुंच गया था पहले। तो अच्छा, आपको खुद इसको कोई इनको डर शर नहीं लगा बच्चियों कि को आपको खुद कोई डर बच्चियों नहीं को लगा कि आपकी अपनी जान भी इसमें खतरे में पड़ सकती है उन्हें बचाते बचाते? हाँ। इस तरह कोई दिमाग में ख्याल नहीं आया और एकदम से आप बस कूदे और आपने जाके रेस्क्यू किया? नहीं, उसी टाइम अपने जान का फिक्र नहीं होती। मुसलमान वो होता है कि वो अपने लिए जो पसंद करता है वो दूसरे इंसान के लिए भी पसंद करे। तो उसी वक्त उनकी जान खतरे में थी, तो जाहिर सी बात थी वो मुंह के सामने थे, तो हमें जाना पड़ा, तो हमने जाकर उनको निकाल दिया है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहादुरी और बहुत कलेजा चाहिए होता है इसके लिए, और जो आपने True. किया और आपके दोस्त ने किया है, मतलब हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि आप कितने बहादुर हैं, और इसी तरह के अगर हमारे नेशनल हीरोज निकलते रहे ना, मतलब ऐसे मौके पे पता चलता है कौन बिल्कुल असली ऐसी हीरो है। और भी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। मोहम्मद जवाज, मैं आपकी स्टोरी देख रही थी कि आपको स्विमिंग भी ज्यादा नहीं आती, तैरना नहीं आता था आपको ज्यादा। कैसे आपने फैसला किया कि आप पानी में कूद सकते हैं? बहुत ज्यादा ठंड भी थी और वो जो पानी आ रहा था जाहिर है उसमें लकड़ी पत्थर पता नहीं क्या कुछ था, उसमें जानवर भी हो सकते हैं, बहुत कुछ था उसमें। कितना मुश्किल काम था, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। उसी टाइम तो वो 2 बच्चे मुंह के सामने थे, मौत के मुंह के सामने थे, तो मुझे जाना पड़ा। मुझे रेस्क्यू करना आता था इसलिए मैं वहां गया, लेकिन मैं आधा तरी में था उस टाइम। जो हमने रस्सी पकड़ के गया था उसी टाइम आधा हम तरी में था, आधा खुश्की में था। लेकिन वो सैलाब वक्फे से आ रहा था, पता नहीं पीछे से और भी सैलाब बड़ा आता था। उसी टाइम हमें जाना पड़ा, तो हमने जाके उनको निकाल दिया है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनका भी जान बचाया और हमारा भी जान बचाया है। बिल्कुल जबरदस्त, आपने उन बच्चों की भी जान जो बचाई है वो मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात है कि आप उसको जितना भी एक्नॉलेज करने की कोशिश करें, आपकी बहादुरी को हम उस तरह से खराज अकीदत शायद ना पेश कर सके जिस तरह आपने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के उन बच्चियों को बचाया। और बल्कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी सरकारी सतह पर इनाम का भी ऐलान किया मोहम्मद जवाज के लिए और उनके साथी जो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि उनकी एफर्ट को एक्नॉलेज भी किया है। मोहम्मद जवाज, जब आपने उन बच्चियों को पानी में देखा तो ये मिली सेकेंड्स का वक्त था आपके पास कि आप ये फैसला करें कि आपने पानी में उतरना है या आपने कोई और तरीका इख्तियार करना है, और एक दफा आपका वो जो रस्सी जो आपने बांधी थी वो भी टूट गई थी, तो तब आपने कैसे इतनी जल्दी में ये फैसला लिया? हाँ, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो 5-10 मिनट बाद कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो हमें बस उनकी जान बचानी थी, तो हमने अपनी जान की परवाह नहीं की है। हमने बहादुरी और दिलेरी के लिए नहीं गया, उनका जान बचाने के लिए हम गए। लेकिन हम वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इसने हमें 2 लाख रुपए नगद इनाम दिया है। लेकिन हमें इससे बेहतर यह था कि हमें रेस्क्यू 1122 में भर्ती किया जाए। हम हमेशा के लिए अवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, आप रेस्क्यू 1122 में शामिल होना चाहते हैं ताकि आप लोगों की मदद करें। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा जज्बा है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जब तक आप रेस्क्यू टीम में शामिल नहीं हो सकते तब तक आप पर्सनल कैपेसिटी में भी लोगों की मदद करें और अपने इलाके के लोगों को या जो आपके बहन भाई या दोस्त रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं उनको स्विमिंग सिखाएं, ताकि आइंदा खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो वो लोग भी आपकी तरह दूसरों की जान बचा सकें। इंशाल्लाह हम इसे करते रहेंगे। पहले भी ऐसे वारदात हुए थे, लेकिन वहाँ सिग्नल न होने की वजह से पता नहीं चला। पहले भी हमने रेस्क्यू करके काफी, लेकिन बंदूक को नहीं निकाला, लेकिन कोई और सामान गया था उनको हमने निकाला है। अच्छा, जब आप दोनों ने, आपके और आपके साथी ने, आप कूद गए और आपने जाके उन्हें रेस्क्यू किया, तो उसके बाद का हमें मंजर बताएं कि क्या था, कितना आसान था उन्हें लेके किनारे तक आना, और बाद का मंजर क्या था, लोगों की क्या अप्रिसिएशन थी, लोगों ने किस तरह रिकॉग्नाइज किया इसे? हाँ। वहाँ रस्सी बांधा था, लेकिन जाना बहुत मुश्किल था। उसी टाइम तो सैलाब आ रहा था, पता नहीं था पीछे से और भी सैलाब आता था या नहीं। तो उसी टाइम कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि उनका जान बचाना, मुझे रेस्क्यू करना आता था। मैं वहाँ गया और इनको बोरी में बांध के हमने रस्सी के साथ बांध के निकाला है। पानी की लहरों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम था। मोहम्मद जवाज, कितने लोग वहां पर मौजूद थे जब ये सारा वाकया हो रहा था? और पानी क्योंकि करीब पहुंच चुका था, बच्चियां उस वक्त पानी के अंदर थीं और मजीद एक रैला भी आ रहा था। आसपास तकरीबन कितने लोग मौजूद होंगे जिनमें से आप और आपके एक साथी ने ये फैसला लिया कि इन बच्चियों को बचाना है? लोगों की बड़ी तादाद थी, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जमा हुए थे वहाँ।
और इतने लोगों में मोहम्मद जवाज और आपके साथी दो लोगों ने हिम्मत की मुकीत और उन बच्चियों की जान बचाई। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जवाज, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से आपने उन बच्चियों की जान बचाई। और हमारा मजहब तो ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बहुत बहादुरी का काम था, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए जब आपकी अपनी जान भी जा सकती हो और आपको भी बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। तो ये जो है जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है उसको हम सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जवाज। और मोहम्मद जवाज, ये बोलता चलूं कि आप हमारे एक नेशनल हीरो हैं। ये जो जज्बा आपने दिखाया है ना, जो यूथ के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, इसी तरह बरकरार रखें, अल्लाह आपको इसका अजर दे और इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बिल्कुल, और इस तरह की जो एफर्ट्स होती हैं उनका अजर बेशक अल्लाह ताला देता है, ये इंसानों के बस की बात नहीं होती। तो हम बाकी हादसात का, वाकयात का, छुट्टियों का, सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल की इंपॉर्टेंट हैपनिंग का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। कल पंजाब के 20 हलकों में बाई इलेक्शन था, पोलिंग हुई, पूरा दिन बड़े अच्छे से मामलात चले, बहुत पुरअमन माहौल रहा, जो कि बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। हमारे इदारों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज, जितने भी इदारे इस सारे प्रोसेस को पुरअमन बनाने के लिए शामिल रहे। बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी किया। उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि भाई सारा दिन बड़े अच्छे से मामला चले। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और हमने ये भी देखा कि जो बुजुर्ग शहरी थे, जो खवातीन थी, जो बच्चे थे, बच्चे तो नहीं थे, खैर 18+ वालों को अलाउ होता है, लेकिन ज़ाहिर है फैमिलीज के साथ बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि 8 से 5 के दौरान जो पोलिंग का अमल था वो बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा। सारे लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और जो बाई इलेक्शंस होते हैं उनमें आम तौर पर ये देखने में आता है कि टर्न आउट कुछ कम रहता है, लेकिन इस दफ़ा ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। और हमारे जो अवाम है वो बेसिकली अब पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स थी उनको हम अगर अप्रिशिएट ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत सारे हलकों में इलेक्शन था, इतने बड़े लेवल पे तकरीबन पूरे पंजाब में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना और माहौल भी पुरअमन रहे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है और इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाना बड़ा ज़रूरी है जो गवर्नमेंट अपने शहरियों के लिए करती है। उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, उनका जो पोलिंग का प्रोसेस होता है उसको इंश्योर करना कि उसमें किसी किस्म का कोई खलल ना आए। अगर देखा जाए जो 20 हलके थे, 20 सीटें जो थी बेसिकली, वो तकरीबन पूरा पंजाब बन जाता है। लाहौर था, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, इसके अलावा साहिवाल में इलेक्शन था, मुल्तान में था, बहावल नगर, लिया, डेरा गाजी खान, झंग, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, ये सारे जो हैं तकरीबन पूरा पंजाब ही बन जाता है, इसमें जनूबी पंजाब नहीं आता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि वैसे इलेक्शंस में बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है मंजर आम पे कुछ हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा कोई फसाद या झगड़ा हुआ, बहुत पीसफुली हुआ है सब कुछ। और अल्लाह करे इसी तरह पीसफुल चले मामलात, रादर के जो हम इलेक्शंस में आपस में भी लड़ पड़ते हैं, दोस्त भी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है आप लोगों ने और इसी तरह पुरअमन तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए हर दफ़ा। बिल्कुल, और आपको ना खेल को, सियासत को सिर्फ उसी हद तक रखना चाहिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में नहीं ले आना चाहिए। तो हाँ, ये जो पुरअमन इलेक्शन कल हुआ है इसमें आपको पता है कि लोगों ने SOPs का बड़ा ख्याल रखा है, क्योंकि कोविड के बारे में हम डेली वार्न करते हैं कि भाई डर के रहें, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो लोग मेरा ख्याल है डरना शुरू हो गए और हमारी बात मानना शुरू हो गए हैं। तो देखिए मुकीत, आप मेरी बात नहीं मानते, इससे ये मतलब नहीं है कि व्यूअर्स भी नहीं मानते। लोगों को पता है कि भाई अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे अगर फासला नहीं रखेंगे। और अगर ये जो छठी लहर जारी है इस वक्त और नया वेरिएंट भी आ चुका है, तो अगर अपने आप को सेफ रखना है तो सलमा की बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, और हम आपके बहुत शुक्र गुजारेंगे, फाइनली आप लोगों को ये बात समझेगी और फाइनली आप लोगों ने इस पे अमल करना शुरू किया और सलमा की बात माननी शुरू और मुकीत की भी बात मानी। और इसी तरह अगर लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये जो कोरोना की वबा है हम इससे बिल्कुल एब्सोल्यूट छुटकारा पाल लेंगे वाला कर रहा था, पाल लेंगे। इंशाल्लाह एक और मुहावरे की टांग मुकीत ने तोड़ी थी, लेकिन मैं वो मेंशन नहीं करूंगी मुकीत को फिर ना बुरा लगेगा वरना। अच्छा, लेकिन जब मेरी उर्दू फंसती है तो मैं सलमा की तरफ देखती हूँ कि शायद ऐसे वर्ड आता हो और मैं फिर वो कभी मैं लुकवा देती हूँ, हाँ ये वाली बात थी। ऐसा होता है, हम कभी बात करते करते भूल जाते हैं और आपको लगता है आप सही बोल रहे हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लोग पकड़ते हैं। तो उससे बेहतर है सलमा की तरफ देखें, सलमा सारे जवाब दे देती है। जैसे हम कह रहे हैं छुटकारा पाल लेंगे छुटकारा पालेंगे। हाँ, तो बस इसी तरह आपने SOPs को फॉलो करना और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी जान छूटने वाली है कोरोना से। बस थोड़ा सा और आपने ख्याल रखना है कुछ अरसे के लिए और
माहौल और हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं इंशाल्लाह। और आपको पता है अभी कोविड का जो वो काफ़ी कम हो गया, 2.85% था कल तक। तो अगर हम इसी तरह से SOPs पे अमल करते रहेंगे तो इन केसेस को हम और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। डेली 1% का राइज एंड फॉल होता रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम इसी तरह से इसको लेके चलेंगे, अच्छे तरीके से SOPs पे अमल करते रहेंगे, तो लोगों के लिए भी बड़ी आसानी होगी, हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटेंगे। और इवन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर भी आपके लिए सारे SOPs पर अमल करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप महफूज रहे, खुद को आप कुएं में धकेलें और आपके आप बचेंगे नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि सिम्टम्स उतने स्वेयर नहीं होंगे जितने एक ऐसे बंदे को हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड ना हो। लेकिन आपका वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी है, आपने बूस्टर डोज भी लगवाई हुई हो अपने वक्त पे, और उसके बाद आप इन सारे SOPs पे अमल करें, तभी आप कोरोना से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और ये वही बात है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जिसमें मैं थोड़ा सा फंसा था। वो सब यही कह रहा था कि इसी तरह अगर चलो ना तो हमारी बहुत जल्दी जान छूटने वाली है कोरोना से। कहीं से हल्का नहीं लेना कि थोड़ी सी परसेंटेज ड्रॉप हुई है तो हम जरा चिल कर लें, कोई मसला नहीं है, दोस्तों से मिलें बिल्कुल, थोड़े से डिस्टेंट अगर होके मिलें, दूर बैठ के मिलें तो कोई मसला नहीं है। दोस्त भी माइंड नहीं करेगा अगर आपस से जाके इतनी जफ्फी ना मारें एक दफ़ा मिलने में, तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा इसे लेके चलें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जान छूटने वाली है कोरोना से। और आपको पता है कि जब कोविड की पिछली जितनी भी वेव्स थी, जो इनिशियल वेव्स थी, उनमें हमें लॉकडाउन करना पड़ा था तो फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हुआ था। तो अभी हम बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते, पूरी दुनिया में यही हुआ था और अभी भी पूरी दुनिया की यही प्रैक्टिस है कि आपने खुद को सेफ रखना है, ना कि आपने फाइनेंशियल क्रंच की तरफ जाना है। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके बारे में कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि आज़ादाना फैसले करने के लिए माशी और मालियाती मजबूती बहुत ज़रूरी है। नौजवानों और ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मुख्तसर वसी तरबियती कोर्सेज के ज़रिए महारतें फराहम करके तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की हासिल की जाती है। और ये बात उन्होंने कहाँ पर कही थी आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ उन्होंने कहाँ पे कहा था। उन्होंने जनाब एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 45वां सालाना कॉन्वोकेशन था, जहाँ पे उन्होंने वर्चुअल खिताब किया और उन्होंने ये बात की। और जब हम मैन पावर की स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो मैन पावर है वो जितनी स्किल्ड होगी उतनी ही बेनिफिशियल होगी। ज़ाहिर है वो अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे, अपने लिए भी वो सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई ढूंढ लेंगे और किसी ना किसी कैपेसिटी में वो हमें हेल्प भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, और आपका स्किल लेवल ही होता है जो आपको आगे कहीं पहुंचाता है। सिफारिश पर्ची मैंने देखा कहीं चल रहे तो ज़्यादा अरसा नहीं लगाती। तो आपकी स्किल लेवल अगर आपके इन्हांस्ड है तो इंशाल्लाह आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप और फर्दर आगे ग्रो कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब आप काम करते हैं तभी आप अमीर होते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं। जैसे बिल गेट्स के पास है, जैसे आप जिनके बारे में कहा जाता है कि जी दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, जो कि इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। ख्वाब लेकिन यही होता है सलमा के घर बैठे बैठे पैसे आ जाए क्या हो जिंदगी, लेकिन मेहनत करके जो कमाने का मजा आता है वो कुछ और ही डिफरेंट और पैसे सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में सुकून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने बिल गेट्स ने भी यही सोचा है, उन्होंने अपनी दौलत अतिया करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। जिम कैरी की एक स्टेटमेंट थी कि आई विश, वैसे उर्दू में बताता हूँ, वो कह रहे थे कि काश हर किसी के पास फेम और पैसा है ताकि लोग रियलाइज ये बात करें कि पैसा और फेम जो है उसमें इतनी खुशी नहीं है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है कि मैं फेमस हो जाऊं या इतने पैसे आ जाएं। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इस एज में जाकर रियलाइज कर रहा हूँ कि ये तो खुशी नहीं है, मैं तो इसमें भी अधूरा फील कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है और बंदा सारी ज़िंदगी यही लगता है कि कामयाबी ये है कि आप बस पैसे के पीछे भागते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और वो सब। बट नहीं, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि बिलियनर हैं लेकिन फिर भी लोनली हैं। तो आपकी खुशी जो है ना वो इस चीज़ में जो काम आप कर रहे हो आपको वो पसंद आना चाहिए। जिस तरह मैं और सलमा ये जो काम करते हैं, वी आर रियली हैप्पी विद दिस कि हमारे टाइप का काम है, यू नो, इसमें खुश होना बहुत जरूरी है। तनख्वाह सबको मिलती है लेकिन वो आपके एप्टीट्यूड का अगर काम हो तो आपको खुद फील होता है कि यार कोई अंदर जिसकी वजह से, यू नो, तो ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। और आपको पता है मुकीब के बिल गेट्स दुनिया के चौथे अमीर तरीन इंसान है, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनकी जो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि फलाही काम करती है, वो अपनी फाउंडेशन को $20 अरब अतिया करेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और ये वो चीज़ है जिसको हम हमेशा मेंशन भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं जब कोई इस तरह से अपनी दौलत अपने मुल्क को या माशरे को लौटा देता है। लेकिन हम तारिक अजीज साहब को नहीं भूल सकते, जो पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त मिसाल है हमारे सामने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये ऐलान कर दिया था कि मैंने इस मुल्क से जो कमाया वो मैं इस मुल्क को लौटा के जाऊँगा, और उन्होंने ऐसे ही किया। तो जब आप
आपका दिल दौलत से भर जाता है, जब आपको ये पता हो कि असल दौलत ये नहीं है, खुशी है, सुकून है, तो फिर मेरा ख्याल है ज़िंदगी आसान हो जाती है और अगली मंजिलें भी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। और सक्सेस के बारे में कहते हैं कि सक्सेस ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, सक्सेस ये है कि जब आप रात को सो रहे हो तो आप पुरसकून सो। हाँ। आपके सर पे कोई डिप्रेशन ना हो, कोई वरीज ना हो। बेशक आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बेशक बिल्कुल नहीं कमा रहे, लेकिन सक्सेस इस तरह नहीं मेजर होती कि आप कितने ज्यादा पैसे कमा लेते हो। सक्सेस का मतलब ही है कि जब आप रात को सोएं तो आप सुकून से सोएं, आपको कोई डिप्रेशन ना हो, आपको कोई एग्जाइटी ना हो। तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें। मतलब पैसा ठीक है, डेफिनेटली आपको ज़रूरत होती है, हर इंसान की ज़रूरत है, महंगाई में ख़ास तौर पे। हाँ। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पीसफुल होना ज़रूरी है। अपने साथ जो आपका अमन है ना, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। वो किसी चीज़ को ख़राब ना करने दें, किसी बंदे को आप अपना पीस ना ख़राब करने दें बेसिकली। बिल्कुल, किसी को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब हो। लेकिन जब हमने पैसे कमाने होते हैं, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, तो ऐसे माशरे में मुमकिन होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो। और जमहूरियत का ताल्लुक जमहूर से होता है, यानी कि अवाम से होता है। तो जमहूरियत के लिए एक ऐसा इंसान जिसकी एफर्ट्स की एक तवील दास्तान है, वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने स्याह फाम बाशिंदे जो थे, जिनको अमेरिका में वो स्टेटस नहीं मिलता था जिसके वो हकदार थे, उनके लिए बड़ी एफर्ट्स उन्होंने की, एक तवील जदोजहद थी। उन्होंने कैदोबंद की सोहबतें भी काटी और बहुत स्ट्रगल उन्होंने की। मेरा ख्याल है कि हम अगर उसका अहाता करने लगेंगे तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। एक शॉर्ट सी रिपोर्ट अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। ठीक। जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा, जमहूरियत की खातिर अपनी सारी जिंदगी वक्फ करने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। इक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की सालगिरह के दिन बैनुल अक़वामी मंडेला डे मनाने का फैसला 2010 में किया। उस साल इस दिन की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि नेल्सन मंडेला अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे वक्त में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज बुलंद की थी कि जब अफ्रीका में स्याह-फाम बाशिंदों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक अपने अरूज पर पहुंच चुका था और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उन्होंने इस नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जदोजहद शुरू की। उनको कई बार जेल की सलाहों के पीछे डाला गया, लेकिन नेल्सन मंडेला ने न सिर्फ जेल में इस्तिकामत का मुजाहरा किया बल्कि कैद में भी अपनी तहरीक जारी रखी। 28 साल की कोशिशों के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ादी, मुतालबात के तस्लीम होने और नस्ली इम्तियाज के खात्मे की सूरत में एक ऐसा इनाम मिला जो तारीख में अमर हो गया। मुल्क के पहले इलेक्शन में फतह के बाद वो 1994 से 1999 तक जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फाम सदर मुंतखब हो गए। नेल्सन मंडेला का इंतकाल 5 दिसंबर 2013 को हुआ। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने का मकसद जमहूरियत और अमन के लिए उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाने और दुनिया में आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा करने पर खैराज तहसीन पेश करना है। नेल्सन मंडेला की आपने स्ट्रगल देखी, किस तरह से उन्होंने स्याह फाम बाशिंदों के लिए जद्दोजहद की। लेकिन कुछ और फील्ड्स में भी ऐसे लोग होते हैं मुकीत, जिनकी स्ट्रगल जारी रहती है, वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो बाबर आजम, उन्होंने कुछ अचीव किया है और वो सरप्राइज़ ये है जनाब कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत मुबारक हो आपको बाबर आजम, अगर आप देख रहे हैं हमारा शो। और पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं और वाहिद बैटर हैं। तो हम मुबारकबाद तो दे ही चुके हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और भी ऐसी कामयाबियां दे। ये जो संग मील था, ये 228 इनिंग्स में पूरा किया है उन्होंने। और इससे पहले जावेद मियांदाद ने यह कारनामा 248 इनिंग्स में अंजाम दिया था। उसके अलावा सईद अनवर ने 255 इनिंग्स में अंजाम दिया था। तो बाबर आजम का अब ये एजाज़ जो है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम दुआ करते हैं कि उनको और इस तरह की अचीवमेंट्स मिले। और जाहिर है जब बाबर आजम की अचीवमेंट होगी, वो अपना नाम बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान का नाम बनाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। मैं खुश इस बात पे हूँ कि हर कुछ अरसे बाद हमारे कोई ना कोई हीरो निकलता है और बाबर आजम ने सारे पुराने जो रिकॉर्ड्स थे ना वो तोड़े। और जिस तरह पुराने 90s में हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते थे, अर्ली 2000 में बहुत देखते थे, फिर बीच में एक स्पेल आया कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। अब बाबर आजम की वजह से मैंने फाइनली देखना शुरू किया और उनकी इनिंग्स अगर देखो तो एक ट्रीट होती है आपके कि अगर आप पूरा उसकी इनिंग्स देख लो ना, तो वेल डिजर्व बाबर आजम, आप हमारे नए हीरो हैं। क्रिकेट पूरी दुनिया जो है पहले से हीरो है, मजीद हीरो बन गए, मजीद हो गए, मतलब वो क्रिकेट हीरो आइडियल हो गए दुनिया के ना। Exactly. मतलब अरसे बाद क्रिकेट हीरोज निकलते हैं।
मतलब खेलते सारे ही हैं, पूरी टीम खेलती है, लेकिन जो नाम मनवाना होता है वो बड़ा काम होता है इतनी पूरी टीम में। सो नाइसली, जबरदस्त जबरदस्त। हंस क्यों रही लेकिन क्यों मैं वैसे ही हंस रही हूँ, इखलाकन मुस्कुरा रही थी, पता नहीं आप कैसे क्यों नहीं, लगता है कि बिल्कुल मैं हंस रही थी। अच्छा, एक और भी खेल के बारे में मेरे पास एक खबर है। अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो बड़ी ज्यादती होगी अगर हम बाकी खेलों को नजरअंदाज करें। तो जनाब K2 पे हमारे जब लोग जाते हैं, हमारे शरोज या काशिफ जाते हैं, तो हम हमेशा मेंशन करते हैं, लेकिन K2 से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी हैं। आपको पता है वहाँ पे हर दफ़ा एक फेस्टिवल होता है, हर साल होता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होती हैं। तो इन दिनों में आप प्लान बनाए चलने का। आपको पता है 20 जुलाई से दोबारा ये इवेंट शुरू हो रहा है। हर साल होता है ज़िला शिगर में। तो वो लोग जो बल्तिस्तान जाने वाले हैं वो ज़रूर इस इवेंट को अटेंड करें। ये वो लोग जो K2 जाते हैं, फुटबॉल फेस्टिवल यहाँ पर जो होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो ज़िला शिगर है वो ऐसी खूबसूरत जगह है, वो एक ऐसा डिफरेंट व्यू है कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं और मुकीत भी जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं हमें हर साल आना है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्रिप प्लान करना है, और 20 जुलाई को इवेंट हो रहा है, तो अगर आप अटेंड करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बेस्ट चीज होती है ना नॉर्थ के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें एक लाइव पूरे क्राउड की फील होती है। हाँ। सारे मिलके उनके एक तो म्यूजिक जो होता है वहाँ का Traditional। रीजनल जो म्यूजिक है वहाँ का हाँ। बहुत खूबसूरत है, और जनरली सारे जो है एक रिदम में होते हैं, पूरी जितना भी क्राउड है। हाँ। तो मैंने जितना भी अटेंड किया है, अभी ये मैंने अटेंड करना है, ये अभी तक नहीं किया, बट मैंने अदरवाइज जो पोलो फेस्टिवल अटेंड किए तो उसमें मैं आई वाज शॉक्ड कि सारे इतने रीयूनाइट हुए हुए हैं, पूरी कम्युनिटी बैठी हुई है, चिल कर रही है। हाँ। एक पूरी वाइब होती है, तो जरूर अटेंड करें, आपको खुद समझ आएगी कितनी यूनिटी है उस इलाके में और कितना सेलिब्रेट करते हैं। गम नहीं है, गम होंगे भी तो भुला के सेलिब्रेट करते हैं। और unite आप होके। लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन मुकीत ने मॉर्निंग शो भी करना है, तो मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें जरूरी इससे है। पहले कि मुकीत अभी से टिकट बुक करवानी चाय ठंडी हो जाएगी। ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। ठंडी चाय का भी अपना मजा होता है ना? हाँ बिल्कुल। वेलकम बैक व्यूअर्स। ठंडी चाय की बात मुकीत कर रहे थे और इनको पता नहीं लगा कि हम ऑन एयर आ चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है। तो व्यूअर्स, हम बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम इतने अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमारी बॉडी का हर ऑर्गन कंप्लीट काम करते करते अगर उसमें से किसी भी एक में थोड़ी बहुत कमी बेशी आ जाए, या किसी को अल्लाह ताला ने इसी एबिलिटी के साथ बनाया हो कि वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो उन चीज़ों को आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी बड़ी कम एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो है वो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि मेरा ख्याल है कि उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हमारी ब्लाइंड टीम्स में भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो आप
ने अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कामयाबी के आड़े आ सकती है, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे कैसे बढ़ना है, अपने कामयाब कैसे होना है और अपना और अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन करना है, उसकी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल आज हमारे साथ सुबह पाकिस्तान के सेट पर मौजूद है। तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। सर वेलकम टू द शो। हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत एक इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है हाँ। कि अगर आपको लेट्स से कोई भी प्रॉब्लम है तो लोग उस पर हार मान जाते हैं। वो स्ट्रेंथ किस तरह बनती है इंसान की, आपने कैसे रियलाइज़ किया कि आप इसके साथ ये कर सकते हैं आर्चरी? डेफिनेटली कोई भी चीज़, कोई भी कमी है किसी भी ऑर्गन की, उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना एक मुश्किल अमल होता है। बिल्कुल। मैं इस डिसेबिलिटी के साथ 2003 से जो है इसको फेस कर रहा हूँ और 2016 में मैंने इस गेम को ज्वाइन किया, जो कि VI आर्चरी, विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी या ब्लाइंड आर्चरी जैसे हम कहते हैं। और इससे मैं, मेरे कोच हैं इजाज़ साहब, मोहम्मद इजाज़ साहब, जिन्होंने मुझे इस गेम के लिए ट्रेन किया और इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव कर सकूं। और ये गेम बेसिकली साइटेड लोगों की है जो नॉर्मल देख के खेलते हैं, लेकिन हमारे लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जिसे हम टेक्टाइल डिवाइस कहते हैं। उसको हम अपने हाथ की बैक एंड साइड से टच करते हैं और देन अपने टारगेट को थ्रो करते हैं, एरो को। ज़बरदस्त। जो लोग, जिनकी बसारत नहीं होती, अल्लाह ताला उनकी दिल की दुनिया रोशन कर देता है और वो अपने दिल से सब कुछ देख सकते हैं। और तनवीर अहमद कोई सिर्फ आर्चरी में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, 18 गोल्ड मेडल्स, 18 मेडल्स इनके क्रेडिट पे, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल्स हैं, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी है। तो अगर इस बात को हम मेंशन ना करें तो मेरा ख्याल है कि हम आपको ट्रिब्यूट नहीं दे सकेंगे। आपने जिस तरह से आपने खेला, आपने कैसे इस कमी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, कैसे आपने सोचा कि मुझे आर्चरी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये मैंने बताया 2016-17 की बात है। मैंने इस गेम को ज्वाइन किया और अपनी एक इमेज बनाया कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, जबकि मुझे ये ऑनर भी हासिल है कि मैं एशिया का पहला ब्लाइंड आर्चर हूँ जिसने वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट किया। और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि फरवरी 2022 में मैंने वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। और उसके बाद रिसेंटली ये जुलाई के फर्स्ट वीक में जब यहाँ पे ईद की सेलिब्रेशन चल रही थी तो मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा था यूरोपियन कप और वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट में, और वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो मेरी 2 ही इंटरनेशनल अपीयरेंस हैं जो कि फिज़िकली अपीयरेंस हैं, और दोनों में मेरे जो है मेडल्स हैं। फर्स्ट सिल्वर था और इस टाइम मेरा ब्रॉन्ज आया है। बिल्कुल ठीक। सर एक पर्सनल लेवल पे सवाल जानना चाहूँगा कि आपको विजन चाहिए होता है जब आपने किसी टारगेट को एम करना है, किसी टारगेट को मारना है, अगर पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो, ये थोड़ा सा भी विजन खराब हो, किस तरह उससे फिगर आउट करते हैं कि ये टारगेट है कहाँ पे? सेंसेस आपको बताती हैं या आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है? वो क्या सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके निशाने इस पे पक्के होते हैं? कोई भी गेम है उसके लिए आपको ट्रेनिंग, मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जो आर्चरी है, तीर अंदाज़ी है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़्यादा वक्त आपको फील्ड में गुजारना पड़ता है। और अपने टारगेट पे जो कि एक अगर हमारी गेम होती है 30 मीटर्स पे, उस पर 80 सेंटीमीटर का टारगेट होता है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो उस पर हमने टारगेट करना होता है। और इसमें कोच की बड़ी ख़ास अहमियत है जो आपको ट्रेन करता है, और वो आपको एक विजन देता है कि आप एक टारगेट को देख नहीं रहे, लेकिन आपने अपने बॉडी को किस तरह अलाइन रखते हुए अपने टारगेट को अचीव करना है। और यही कोच की एबिलिटी होती है, वो आपको इस हद तक ले जाता है कि आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। सर इसके लिए कितनी आपके ट्रेनिंग लगती है, कितना टाइम लगता है इसे पक्का करने में? क्योंकि विजन के साथ तो ठीक है लोग कर लेते हैं, निशाने पक्के करके इतने मेडल्स लेना एक बड़ा एजाज़ है। ये किस तरह, कितना टाइम लगा आपको इस प्रोसेस में? मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन वीकली मेरी 5 डेज़ ट्रेनिंग होती है मस्ट जो है। और फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो गेम की ट्रेनिंग है डिफरेंट डिस्टेंसेस के साथ, तो वो बड़ा ज़रूरी है। डेली तकरीबन 200, 300, 400 एरोज़ हमें शूट करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी हैं। कैसा लगता है आप किसी दूसरे मुल्क में जब जाते हैं, और कितनी कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं इसके लिए? मैं से 2 इंटरनेशनल इवेंट अभी तक मैंने अटेंड किए हैं, और दोनों दफ़ा मुझे ये ऑनर हासिल हुआ है कि मैं पोडियम पे गया हूँ और अपने कंट्री के लिए मेडल रिसीव किया है। और ये एक बड़ी ऐसी मूवमेंट है जो बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
और ये वो चीज़ है जो आपको वहीं पे, जो फीलिंग है वो वहीं पे आपको ख़ास फीलिंग आप पे तारी होती है, और आप अपना फ्लैग रेज होता देख रहे होते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। और एक मेरा ख्वाब है कि मैं गोल्ड तक जाऊं, और ताकि वहाँ मेरे कंट्री का जो है एंथम भी बजे, और वो एक प्राउड मोमेंट होगी मेरे लिए इंशाल्लाह। और इसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा चीज़ लैक कर रही है ख़ासतौर पे पैरा स्पोर्ट्स में या ब्लाइंड स्पोर्ट्स में, तो इस तरफ आने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स के मुकाबले में हमें उसका 30% या 40% भी हम पे इन्वेस्ट किया जाए तो हम उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और हमने इसको प्रूव किया है। काफ़ी सारे हमारे ऐसे खेल थे जो निगलेक्टेड थे, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड अब उनको फाइनेंस भी कर रहा है, और जाहिर है सारे खेलों के रिवाइवल के लिए एफर्ट्स अभी जारी है। मुकीत, आप कुछ पूछना चाहते मैं हैं? ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो पेरेंट्स से डिस्कस किया कि आप ये आर्चरी करना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट थी? डेफिनेटली आपको फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट है, और ख़ास तौर पे जब मैं घर से बाहर ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ तो फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ये अच्छा है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने गेम के लिए मुझे बड़ा सपोर्ट किया। यही वजह है कि मैं आज एक सक्सेसफुल, जब आप इवेंट वगैरह के लिए बाहर जाते हैं तो वालदा के बार बार फ़ोन आते होंगे, जैसे मुझे भी आते हैं, हर माँ बाप को फिक्र होती है कि हमारा बेटा पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगा, क्या होगा? जी, घर से कॉल्स आती हैं। वालदा तो मेरी पैरालाइज हैं पिछले कुछ अरसे से, लेकिन उनकी दुआएं डेफिनेटली हमारे लिए मैटर करती हैं। बिल्कुल सही। जबरदस्त। अच्छा, बड़ा एक फियर होता है इंसान को, एक अंडर प्रेशर होता है कि ये मैंने जा के इंटरनेशनली करना है, और फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस के साथ चलना। माँ बाप की कॉल्स आती हैं वो सिर्फ इसलिए ये पूछने के लिए कि क्या उनकी दुआएं कबूल हुई हैं कि नहीं। क्या फियर होता है जब आप जाते हैं अपने कंपटीशन के लिए? क्या आप भी इतने प्रैक्टिस के बावजूद एक डर होता है आपके अंदर इसमें? डेफिनेटली नर्व, जब भी आप किसी हायर स्टेज पे पहुंचते हैं, नर्व का बड़ा काम होता है। आपको उस पर कंट्रोल रख के अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने इवेंट्स को खेलना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं, और हमारा जो पास्ट है वो भी बताता है, और इंशाल्लाह फ्यूचर भी हमारा अच्छा ही है। अच्छा, वो लोग हमारे, वो बहन भाई जो बसारत से महरूम है या जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, क्या वो इस तरह से आर्चरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्या उनके लिए प्रोसेस आसान होगा, या उसके लिए पार्शियल ब्लाइंडनेस हो तो फिर पॉसिबिलिटी है? नहीं, दोनों तरह के एथलीट हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक VI1 कैटेगरी होती है जो टोटली ब्लाइंड होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है VI2-3 जो कुछ देख सकते हैं 2 या 3 मीटर तक। जो VI1 कैटेगरी में दुबई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे साथ वलीद अजीज़ थे पाकिस्तान से, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे 8th पोजीशन हासिल की थी। अनफॉर्चुनेटली वो टॉप 3 में नहीं आ सके, लेकिन वो एक बहुत कंपैटिबल एथलीट है और बहुत अच्छा एथलीट है, और नो डाउट आपकी VN है या नहीं है। ये गेम ऐसी है जो आपको VN के बगैर आसानी से खेल सकते हैं। 2022 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जितने एथलीट थे, हम 14 एथलीट थे, और 14 के 14 ने ब्लाइंड फोल्ड पहन के खेला था मेरे समेत, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कोई भी आ सकता है, जो भी इंटरेस्ट रखता हो, सिर्फ ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि आपको तकरीबन 5 साल लगे ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करने में, क्या ये 5 साल का अरसा फिक्स होता है कि इसके बाद आप इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपकी अपनी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, आपने जितना जल्दी सीख लिया? ये डेफिनेटली आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं और अपनी स्किल हासिल करते हैं अपनी गेम के अंदर, उसमें आप हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर इस काबिल हो जाएं कि आप इंटरनेशनली खेल लें। इट ऑल डिपेंड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, और हमारे जो ब्लाइंड एथलीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें बहुत सारी बहुत एबिलिटीज़ हैं, और सिर्फ ज़रूरत समर की है कि उनको पॉलिश किया जाए, उनको हायर स्टेज पे लाया जाए, उनको सहूलियात मुहैया की जाए ताकि वो एक हायर स्टेज तक पहुंच सकें। आपने कितनी यंग एज पे रियलाइज़ किया कि मैं इस चीज़ को अपने सामने बैरियर नहीं बनने दूंगा और मैं इसी को यूज़ करके अपना नाम बनवाऊंगा? क्या एज थी उस वक्त? मैं जब मेरी एज 21 थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया, और मैंने पहले ब्लाइंड क्रिकेट में भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, अपने नेशनल इस्लामाबाद की रिप्रेजेंटेशन की, और हमारी ब्लाइंड टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है क्रिकेट की। उसके अलावा मैंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो में भी मेरे नेशनल लेवल पे मेडल्स हैं। देन ये गेम है, इसमें भी बड़ा अच्छा प्रूव किया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस गेम को कितना उसमें स्किल हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर वही बात यही है कि आपको सहूलियात की ज़रूरत है। आपके पास सहूलियात हो, आप सब कुछ कर सकते हैं।
जबरदस्त। अच्छा, आपका जितना भी ये स्पोर्ट्स करियर है, इसमें कौन सा ऐसा प्राउड मोमेंट था जब आपने रियलाइज किया कि यार मैंने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया आज? डेफिनेटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड नंबर 2 का टाइटल हासिल करना, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं थी मेरे लिए। क्या जज्बात थे उस वक्त आपके, आपने क्या फील किया? जज्बात अनबिलीवेबल मूवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली अपीयरेंस थी इंटरनेशनल लेवल पे, और कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान से कोई बंदा जाके जो है ये टाइटल ले लेगा। और जस्ट सिर्फ फाइनल में कुछ नर्व्स थे, मैं उस पर काबू नहीं पा सका, और अगर तो मैं नर्व्स पे काबू पाता मे बी मैं टाइटल भी ले जाता, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह गोल्ड के लिए इंशाल्लाह व्हाई नॉट। अच्छा, हमारे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर्ड है, अगर उनके नॉलेज के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दूं कि आपने जब सोचा कि आपको आर्चरी के लिए ट्रेनिंग लेनी है, पार्टिसिपेट करना है, क्या हर्डल्स भी आपको फेस करनी पड़ी? आपके दोस्त रिश्तेदार कोई ऐसे भी थे जिन्होंने डिस्करेज किया हो कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप रहने दें, आपसे नहीं होगा? दोस्त रिश्तेदार तो नहीं, आपके माहौल में ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और आपको रोकने वाले ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग आए, लेकिन तमाम हर्डल्स को साइड पे रख के मैंने ये कोशिश की कि अपनी गेम पे फोकस करूं। और बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसी जगह पे हैं और मैं इससे यही कहने वाला था। बिल्कुल, माशाल्लाह। और क्या इस स्पोर्ट के अंदर ये भी जेलसी भी है कि अगर आप जीते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा जेलसी होती है, या लोगों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसमें सही है कि यार वेल डिजर्व्ड, इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है? बीइंग एन इंटरनेशनल एथलीट और इंटरनेशनल अरीना में जाके जब हमने इस चीज़ को देखा है तो लोग सपोर्ट करते हैं। इवन कि अभी मैं यूरोपियन कप में था तो मेरे साथ 2 इटालियंस से जो कि पोडियम पे थे, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे, और मैंने उनको इनकरेज किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसको तमाम लोग फॉलो करते हैं। और मैं याद है मुझे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मुझे जो 3 दफ़ा का वर्ल्ड चैम्पियन है रूबन वैन अल्बेक बेल्जियम का, और उसने मेरे पास खुद आया, उसने कहा कि आपने जितना अच्छा खेला है कि मैं खुद आपसे डरा हुआ था कि भाई कहीं आप मुझे बीट ना कर दें, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत अच्छा फाइट किया। ज़बरदस्त, बहुत आला, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने क्योंकि इंटरनेशनली भी खेला, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप गए, जो ट्रेंड्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे या जो डिस्करेज करते थे, क्या बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही बिहेवियर और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको देखने में मिले? एक चीज़ जो पाकिस्तान में लैक कर रही है वो ये है कि नेशनल फेडरेशंस बहुत कम सपोर्ट कर रही हैं जो ब्लाइंड एथलीट्स को, जो कि नई गेम्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो उनको मोटिवेट करें, जैसे कि इटली में हो रहा है, उनकी होल उनका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो उसके तमाम एक्सपेंसेस बियर करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हमें खुद भागना पड़ता है अपने लिए स्पॉन्सरशिप के लिए, हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे, जैसे हमारे पाकिस्तान पैरा आर्चरी के जो कि पाकिस्तान में अगर आर्चरी स्पोर्ट को कहा जाए जिन्होंने डेवलप किया, शाह मंदर फरीद साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके भी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ये चीज़ पाकिस्तान में लैक कर रही है। ऑलरेडी एफर्ट्स भी कर रहे हैं तकरीबन तमाम ही खेलों के लिए। ये जो अभी आपकी अचीवमेंट है इसको हम ज़रूर खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि आपने अपनी कमज़ोरी को माजूरी नहीं बनने दिया, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया बतौर पाकिस्तानी, बतौर सफ़ीर। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत 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 मुबारक हो आपको आपकी अचीवमेंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, आज आप सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने। थैंक यू। अच्छा मुकीत, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है तनवीर को देख के, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट्स की, स्ट्रगल की, जिस तरह उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की, इसलिए आप भी लोगों की बातों की ज़्यादा परवाह ना किया करें। लोगों का काम है बोलना, लोग कहते रहेंगे तो ठीक है, उस पर आपने नहीं जाना। इवन जिन लोगों ने इन्हें डिस्करेज किया था, ये इतने खुश हैं और इतने प्राउड हैं माशाल्लाह आज इस बात पे कि वही लोग इनके मेडल्स देख के कह रहे होंगे कि हमने क्यों किसी को अंडर एस्टिमेट किया। कभी भी अपने आप को या अपने दोस्तों को अंडर एस्टिमेट ना करें, पोटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपकी थोड़ी सी जो सपोर्ट होती है ना, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और अगर आप ना सपोर्ट करो और बंदा अपने ओन पे पहुंचे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है कि वो देखो कहाँ रह गए लोग, और मैं आज देखो अल्लाह का शुक्र है बगैर उनकी सपोर्ट के भी ये कुछ कर गया हूँ। आपको जिंदगी में जो अचीवमेंट चाहिए वो उसके लिए आप जरूर स्ट्रगल करें, और आपने भी किसी की बातों में नहीं आना, डायरेक्ट ब्रेक लेनी है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक में अपने बचपन के दिन याद कर रहे थे, कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन। वैसे बच्चे बचपन में स्टार बन जाते हैं, ये आज के ज़माने में होता है। जब मैं और मुकेश छोटे थे तो हमें कुछ नहीं पता था और हमारे पेरेंट्स बेचारे हमें क्या सपोर्ट करते जब हम कुछ करते ही नहीं थे, अच्छे से पढ़ते भी नहीं थे। पैशन था मेरा, मैं 13 साल की उम्र से गिटार मांग रहा था, फनकार थे बचपन से ही। लेकिन मुझे बताया गया कि बेटा जब आपकी सारी एजुकेशन कंप्लीट होगी ना उसके बाद करना। लेकिन लर्निंग पॉइंट जो होता है ना किसी भी म्यूजिशियन का, आर्टिस्ट का, वो यंग एज में बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो इसके लिए एज लिमिट जितना आप यंग शुरू कराओ उतना अच्छा होता है। पेरेंट्स की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स की माशाल्लाह बहुत सारी सपोर्ट है, जिसकी वजह से माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे नेशनल एंथम्स भी कवर किए हैं, बहुत सारे एम्बेसडर से भी इनकी मुलाकातें रही हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और एक वायरल सेंसेशन एक नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए। और सलमा यही मैं बात कर रहा था कि अगर यंग एज में स्टार्ट कर देते हैं हम ये काम, तो आज हम भी ये जो फनकारी वाली एबिलिटीज है आपकी, मैं यही सोच रही थी कि अगर आपने बचपन में स्टार्ट कर दी होती तो क्या होता, क्योंकि सारे ड्रामे तो भी आपने स्टार्ट किए हैं। मैं देखिए स्क्रीन पे अब ड्रामे कर रहा हूँ, लेकिन घर पे मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, तो वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। और स्कूल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सारी वहीं पे चली है। बट आज के गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सलमा। हमारे गेस्ट जनाब वो कई मुल्कों के जो नेशनल एंथम्स हैं उनको रिक्रिएट कर चुके हैं, बहुत से एम्बेसडर से मिल चुके हैं और पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। हमारे दो नन्हे मेहमान रायन एंड आइज़िक, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आप दोनों बहुत क्यूट लग रही है। इतनी छोटी सी एज में आपने कैसे सोचा कि आपने म्यूजिक सीखना है? हमने, हमारे जो डैड थे, he used to play, he was in love with the tabla, which was why he started to play it. So हाँ, हम तब छोटे थे, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। तुम्हें भी छोटे We were like in Pampers, और हम बस we would sit in his lap and just bang the tabla. हमें क्या पता था, we just bang the tabla. अच्छा, आपके तो मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे से जो तबले हैं आपके, इन पे आपके छोटे छोटे से हाथ नन्हे मुन्ने से थक जाते होंगे पूरा एंथम प्ले करना। कई मुल्कों के आपने एंथम्स को रिक्रिएट किया है, ये कैसा एक्सपीरियंस है? थकते नहीं, हाथों में दर्द नहीं होता आपके? मेरे हिसाब से गर्मी बहुत होती है, गर्मी तो बहुत होती है। देखिए हमने चिलर्स ऑन करवाए हुए हैं आपके लिए। मगर हाथों में एंथम्स आर वेरी इजी, और वो तो सबसे लो स्टेज के मेरे हिसाब से, मतलब कि बहुत आसानी से प्ले किए जा सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक कोई लंबे गाने फॉर एग्जांपल जो घंटों के हैं, 2-3 घंटों के, दैट इज़ हार्ड टू प्ले। अच्छा, तबले को एज एन इंस्ट्रूमेंट लेना, क्योंकि यंग एज में बच्चों का दिल करता है कि गिटार सीखें, कोई और इंस्ट्रूमेंट, ड्रम सीखें टाइप, तबले को ही चूज करना इतने मैच्योर इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें ये किस तरह आपने पिक किया? वही तो मैं यही कि अब जब डैड बजाते थे, so we picked it up from dad. It's like something which has been inherited. हम पियानो भी बजाते हैं, वो पियानो भी बजाते हैं, बट जो तबला है वो तो हमारा we're at a master at it. 3 साल। रायन एंड आइज़िक, आपकी तो एक इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई, जहाँ भी नाम आता है दोनों का आता है। आप दोनों में से छोटा कौन है? ओह ये मुझसे बेहतर बजाता है। नहीं, that's Isaac. आइज़िक एंड रायन आप बड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं, आपने इंस्पिरेशन का बता दिया, आपने सीखा भी डैड से या सिर्फ शौक वहाँ से हुआ, सीखा कहीं और से? शौक वहाँ से हुआ था, बट आफ्टर वी वर लाइक एट द एज ऑफ 4 वो हम उनकी जो उस्ताद थे हम उनसे सीखने लग गए। बट द प्रॉब्लम वाज दैट हम टिकते नहीं थे, हम ऐसे आगे पीछे भागते थे, we wouldn't sit, हम छुप जाते थे कहीं जाके। So that was when we stopped tabla. That was like deadline at that time. उसके बाद क्या हुआ, we तकरीबन उसके 3 साल बाद जब कोविड आया, we were bored, we were like तबले कुछ भी नहीं कर रहे थे, हमने तबले देख लिए, निकाल रहे हमने। अभी कोविड से पहले की बात है। सो हमारे जो सर थे, सर जहानिया, उन्होंने फिर हमें वहाँ से फिर टेक ओवर किया, एंड ही टॉट अस वेरी वेल। और फिर उसके बाद हम हाथ चल गए। जबरदस्त। तो आप लोग स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं? जी, हम स्कूल जाते हैं, और ये वैसे स्कूल जो है ना वो काफ़ी काम देता है,
तो उसकी वजह से तबला कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन स्कूल में डेस्क होता है सामने, तो मैं तो हाँ, थ्रू आउट उधर उसके ही। ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता ये था। कभी आदत है आप लोगों को भी? या होम टाइम पे अगर फ्री हो हम जब भी बोर्ड होते हैं ना, तो क्लास में भी कर रहे होते हैं, तो वो मेरा एक दोस्त है वो गाता भी है, हाँ। तो वो भी गाने शुरू हो जाता है, मैं बजाना शुरू हो अच्छा, जाता आप लोग अब तो माशाल्लाह से स्टार बन चुके हैं, दुनिया आपको पहचानती है और जानती है। आपके टीचर्स फरमाइश करते हैं कि बेटा जरा आज कुछ हो जाए? जी हमने स्कूल में भी परफॉर्मेंस दी थी गाने पे, तो काफी अप्रिशिएट किया। वो एक म्यूजिक वो स्कूल में एक म्यूजिक परफॉर्मेंस थी ना, वो बस एक परफॉर्मेंस थी, वाजंट अ कंपटीशन, सो उसमें हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था। सलमा, आई कांट वेट टू हियर देम, क्योंकि इतना सारा टैलेंट इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। मैं वेट कर रहा था कि कब ये मौका Why आएगा। not? Why आपसे not? कुछ सुन लें? जी हमने रिसेंटली बहुत पहले बजाया था बीबीसी का, वो बीबीसी का वो की जो थीम है, वो हाँ। जो म्यूजिक है उनका, बिल्कुल तो सही। हमने उसे ना थोड़ा अपग्रेड किया है। जबरदस्त। और हमने नया उसकी बस हमारे एक पास तारा आपको बस सपोर्ट हमारे- करने के लिए एक अच्छा सा म्यूजिक है Background हमारे music नन्हे है? नन्हे मेहमानों के लिए। हम उसको प्ले करेंगे और आप अपनी बीट पकड़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके क्या ख्याल हो जाए? अगर म्यूजिक थोड़ा सा और लाउड करें तो और परफेक्ट हो जाएगा। कहने, वेरी नाइस। क्या महफिल कहने। लूट लिया आपने। मैं देख रही थी आप लोगों ने जो सिंग किया, दैट वाज वंडरफुल। आप एक दूसरे को देख के आंखों में कैसे समझ जाते हैं? आहिस्ता था इसलिए म्यूजिक आप भी बहुत दूर से रहे, अगर आपके But it करीब was होता ना wonderful. मॉनिटर, तो आपको और क्लैरिटी होती है, मैंने भी रियलाइज किया। लेकिन जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस प्लेइंग। कौन ज्यादा बेहतर है आप दोनों भाइयों में? बड़ा भाई ज्यादा बेहतर? छोटा भाई we ज्यादा। can't judge ourselves जो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता, वही होता है। मुझे तो ये शक है ना? अच्छा, आप लोग कैसे आपस में एक दूसरे को आंखों को बता देते हैं कि अभी किसकी टर्न है, किसने लाउड बीट पे जाना है, किसने थोड़ा स्लो? वो बस रिहर्सल करते वैसे तो हम रिहर्स पहले खुद ही किया बजा था लेते हैं। बिफोर, जब हमारी स्कूल की परफॉर्मेंस थी हमने तब भी यही बजाया था, तो हमने तब रिहर्सल की थी इस गाने की। जबरदस्त। तो इसलिए अभी तक आप कौन कौन सी कंट्रीज में जा चुके हैं? कौन कौन सी कंट्रीज के एंथम्स को आप रिक्रिएट कर चुके हैं? हम अराउंड अबाउट अब 13 कंट्रीज Wow. एंथम्स बना चुके हैं। चंद अभी रिलीज होंगे, और जो हम कंट्रीज में नहीं गए, जो वो हम इस्लामाबाद आते हैं, इसलिए हमारा विजिट एम्बेसी पिछले 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसलिए क्योंकि वो जो एम्बेसीज हैं वो हमें बुलाती वरना हैं। तो हम ट्रैवल मजे के लिए करते हैं।
अच्छा, ऐसे है कि आपको तबले की वजह से कोई और इंस्पिरेशन भी मिल रही हो कि मैं शायद ड्रम किट ले लूं इसके बाद, या शायद कोई जैम्बे ले लूं या कोई दरबूका ले लूं, इस टाइप की भी कोई इंस्पिरेशन है? मेरा जो बहुत दिल जिस पे लगा है ना वो रुबाब है। रबाब पे? और मेरा सितार पर। अच्छा, मतलब अगला टारगेट ये है कि अब अगले साल दोनों को एक एक रुबाब और सितार गिफ्ट होना है इंशाल्लाह। तो हो बेसिकली आप दोनों क्लासिकल इंस्पायर्ड ही, या वरना आपकी एज में बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप बेबी शार्क टाइप के भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं, आप खैर उससे तो आगे हो। पॉइंट इज कि इतनी यंग एज में इतने बड़े म्यूजिक को ग्रैब करना और इतने मैच्योर इंस्ट्रूमेंट्स का सोचना, मानता हूँ आप लोगों को गुड इंस्पिरेशन। अच्छा, आप लोग स्टडी के लिए टाइम निकालते हो या म्यूजिक के लिए निकालते हो? दोनों में से स्टडी ज्यादा दोनों के लिए तो निकालना होता है, मगर जो स्टडी है उस पे ज्यादा लगता है। अब तो छुट्टियां हैं, जाहिर सी बात है, तबला रट के जितना पीस सकते हैं ना अपने को पीस लेते हैं। अच्छा, पेरेंट्स कभी तंग आते हैं सुबह? नहीं, क्या नहीं। सुबह, क्योंकि उनकी तो सपोर्ट है माशाल्लाह, लेकिन सुबह सुबह हम नहीं बजाते, सुबह सुबह वैसे नहीं बजाते, जब क्लास होती है तब बजा लेते हैं, या फिर जब फिर रिहर्स practice। करना होता है प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मना किया जाता है कि ड्रम्स से उतरें और अभी आप फिलहाल सोने दें हमें। तो मैंने कहा यार अभी तो मुझे इंस्पिरेशन क्योंकि आई थी। आपने बचपन से घर वालों की बड़ी नींदें हराम की होंगी ना। हाँ, तो immune हो गए ऐसे बिल्कुल। होता है कि आप लोगों का कभी मूड हो रहा है, आपने तबला बजाना शुरू किया और आपके डैड की आवाज आती है, सॉरी नो, ये क्या किया? ऐसे होता है? नहीं ही इज वेरी सपोर्टिव। या ये सपोर्टिव। हाँ, और उन्होंने टाइम बताया होगा किस टाइम? वो हालांकि ये बताते हैं ये ताल ना बजाओ तो कोई और बजाओ। बेहतरीन बेहतरीन। आपकी फेवरेट अचीवमेंट क्या थी अभी तक? आपका जितना भी माशाल्लाह फेम मिला है, इसमें आपके फेवरेट मोमेंट्स क्या थे इसमें? क्या वो कोई ट्रिप था? बड़े मजे की फीलिंग आती है जो आप एम्बेसीज पे जाते हैं, वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे बाहर लोग रोकते भी हैं कि हमें ऑटोग्राफ देते हैं, आप बड़े कभी अच्छे, कभार आप होता है, celebrities मजा हैं। आए। आपके ज्यादा जो फैन निकलते हैं वो आपके एज फेलोज होते हैं या मेरे और बड़े। मुकेश जैसे लोग? जाहिर है हम भी आप आपसे जैसे ऑटोग्राफ लोग लेंगे। ही होते हैं। आपसे बल्कि बड़े। अच्छा, हमसे बड़े भी। आपने क्योंकि instrument हम भी ऐसा दोनों choose छोटे किया से ना? फैन हैं, हम जरूर ऑटोग्राफ लेंगे। डेफिनेटली हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने बहुत एक मैच्योर इंस्ट्रूमेंट उठाया, तो बड़े लोग भी इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे बताएं कि रबाब कहाँ से आपने लिंक किया तबले के साथ? क्या उसकी साउंड की वजह से? व्हाई नॉट गिटार? आई थिंक साउंड की वजह से किया है। आई मीन गिटार भी इट्स अ नाइस इंस्ट्रूमेंट, बट मेरा ये है कि गिटार पे दिल नहीं लगता। वो जो रुबाब जो जितनी चीज़ें रुबाब के साथ, जो मुझे टाइप ऑफ म्यूजिक पसंद है ना, वो रुबाब के साथ काफ़ी रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल। मेरा सितार और तबले के साथ बहुत और रुबाब का साउंड भी बहुत अच्छा। मैं घर पे होता ना तो मैं बस टंगा जो दिल चाहता है वो बजाने, ऐसे टांग पकड़ के मैं उसमें ऐसे प्रिटेंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक। जबरदस्त जबरदस्त। इंस्पिरेशंस कौन सी हैं आपकी? किन आर्टिस्ट को आप फॉलो करते हैं एज अ तबला प्लेयर? भाई इनके डैड स्टार है, वो इतना अच्छा तबला। लेकिन साथ में एक वो होता है ना कि फलाना सेलिब्रिटी आपको बहुत अच्छा लगता है। जो डैड हमारे जाकिर सिर्फ हुसैन साहब वो हैं, तबला नहीं बजाते, वो पहले बजाते थे, बट ही इज एक्चुअली अ डॉक्टर, he's actually a doctor, endocrinologist. अच्छा, ही इज आल्सो अच्छा, मैंने कभी भी टीवी पे जब देखा तो वो तबले बहुत बड़े बड़े से होते हैं। आपके तबले आपकी तरह छोटे छोटे से बेबी नहीं तबले नहीं नहीं Same size होता ये है। सेम साइज है। ऐसे ही होते हैं, पता ऐसे नहीं ही टीवी होते पे क्यों बड़े लगते हैं। वो जूम इन किया होता है तो शायद लोगों को ये लगता है। वंडरफुल। इसको जब आपको कैरी करना पड़ता है, मुश्किल होती है तबला उठा के साथ ले जाना स्कूल कभी वगैरह कभार या- अगर ज्यादा देर के लिए करें तो मुश्किल हो जाता है। सुबह Otherwise सुबह आप जब लोग शूट enjoy पे करेंगे। जाते हैं तब तो बिल्कुल नहीं उठा सकता। शूट पे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती किसी चीज हाँ, एब्सोल्युटली, उसमें तो सारा ड्रेन हो जाता है बंदा। जबरदस्त जबरदस्त। मुकीत, इन बच्चों के लिए सबसे जो मैंने फील की दैट इज कि इन बच्चों को इनके पेरेंट्स खुद लेकर आए हैं। बहुत जबरदस्त बात थी। हम इनके पेरेंट्स से भी अपने व्यूअर्स को मिलवाएंगे, क्योंकि बच्चों को साथ लेके आना, उनके साथ हर जगह पे जाना, ये बड़ी बात होती है। पेरेंट्स को भी ज़ाहिर टाइम स्पेयर करना पड़ता है वालिदैन के लिए। जब वो बच्चों को एक दफ़ा स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, फिर वापस लेने जाते हैं, उनके लिए यही बड़ी ड्यूटी होती है। फिर जो बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उनको पिक एंड ड्रॉप करना, उनको लुक आफ्टर करना, सारा टाइम उनके साथ रहना, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो इन बच्चों की वालदा जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है, अगर उनसे नहीं मिलवाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। तो इनकी वालदा से हम ज़रूर मिलवाएंगे, क्योंकि एक माँ का जो रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, जो सपोर्ट होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप स्कूल से भाग आते थे, आप बताते थे और अम्मी पूछती थी कि तुम घर आ गए हो,
तुम बंक करके आए हो? तो मैंने कहा घर आए हो ना, कम से कम बाहर तो नहीं फिर रहा। आपको पता तो है ना कि मैं बंक करके घर आया हूँ। तो ये ना अम्मा कहती थी बिल्कुल ठीक है, फिर डांटनी पड़ी। मेरा ख्याल है इन बच्चों की मदर से भी पूछ ले कि ये घर आते हैं भाग के या नहीं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो जी। मैम बहुत एक खूबसूरत बात है कि आपने अपने बच्चों को बचपन से ही सपोर्ट कर दिया कि बिल्कुल ये म्यूजिक की तरफ आओ। काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते कि पहले एजुकेशन ख़त्म करो उसके बाद आएंगे। आपके एंड से क्या रवैया था? मैं आई कॉन्ट टेक द क्रेडिट अलोन, मतलब ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है बिकॉज इनिशियली उन्होंने इनको इंस्पायर किया है। वो पहले डैशबोर्ड पे बजाते थे, वैसे तो ही इज़ अ डॉक्टर, बट उनको म्यूज़िक पसंद है, बहुत शौक है। सो इन्होंने भी पिकअप करना शुरू कर दिया। सो जब इन्होंने कोविड में सीखना शुरू किया, स्काइप पे सीख रहे थे। अच्छा। और वो रिदम क्योंकि इनके अंदर बैठी हुई थी, तो उस्ताद ने कहा तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ज़बरदस्त। सो यह है कि एक उस्ताद से सीखते हैं, फिर एक और उनके सर बाबर हैं आते हैं, उनसे सीखते हैं। सो डिफरेंट उस्ताद अपने डिफरेंट चीज़ें इनको सिखा के जाते हैं। बट येस, एजुकेशन का हिस्सा ही है ये हमारे लिए। बिल्कुल। म्यूजिक जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अच्छा, हम नॉर्मली हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ये होता है कि बच्चे जाके ना जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं कहीं पे भी अपने पेरेंट्स का, हमारे वालिद ये करते हैं, हमारी वालदा ये है, मतलब वो उनकी आइडेंटिटी बताते हैं। आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे आपकी पहचान बनते हैं? राइज और आई एम टेलिंग यू, रायन और आइज़ैक की वालदा, तो कैसा फील होता है? हमें ये ऐसी ऐसी जगह भिजवा देते हैं या पहुंचा देते हैं जहाँ हम भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो हम कुछ दिन लास्ट वीक आए हुए थे, तो दे मेट विद द जर्मन एम्बेसडर, क्योंकि वो जा रहे थे तो उनको सी ऑफ करने, खुदाफिज करने गए। फिर यूएई एम्बेसी उतरे एम्बेसडर को मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उनके एक और हैं राशिद, उनसे मिले, गपशप की। सो हम उस तरह फिर रहे थे, और ये ना होते तो हम ना फिरते और ऐसे मिलते। एंड माशाल्लाह जो हमें रिसीव करते हैं जो एम्बेसडर्स एंड एम्बेसीज, वो दे आर so thankful, they're so appreciative, and they show them a lot of love. तो हम बहुत खुश होते हैं इसके लिए। हम we feel that they work very hard. I mean हम उनको बैकअप करते हैं, बट नो डाउट गर्मी में शूटिंग करना, अभी लास्ट हमने कौन सा किया था बच्चों? कनाडा और अमेरिका का किया है हमने, तो वो बहुत गर्मी थी। कनाडा वाज एक्चुअली इजी, उसमें हैंडल हो गई थी गर्मी। बट जो यूएसए था उसमें आपके तबले भी इतने गर्म हो गए थे, ऐसे लग रहा उस पे यू कैन लिटरली अंडर क्रैक करके आप उस पे पका सकते। उसकी पिच भी हाई हो जाती है जब गर्म होता है। वो ट्यूनिंग ने कोई मसला किया था उसमें? जब गर्म होती है स्किन तो बहुत हाई पिच होती है। उसमें रिकॉर्डिंग अलग होती है ना। रिकॉर्डिंग जो होती है वो स्टूडियो में होती है। सो म्यूजिक हम अलग बनाते हैं, जो भी एंथम्स होते हैं। सो फर्स्ट वी मेक द म्यूजिक, एंड द म्यूजिक इज मेड ऑन ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वजह से अब ये कॉम्पोजिशन भी अब सीख रहे हैं। जबरदस्त। सो दे लर्निंग हाउ टू कंपोज म्यूजिक, दैट्स व्हाई दे वांट टू प्ले द रुबाब एंड सितार, क्योंकि उनको उसका एक्सपोजर भी मिल गया है कि इस पे क्या बजना है, इसके क्या बजना है। तो इनके जो पियानो टीचर हैं वो भी बड़ा गाइड करते हैं इनको। जबरदस्त। तो इतनी सारी जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद बहुत से लोगों ने कांटेक्ट भी किया होगा कि हमारे लिए आप ये कुछ जिंगल कर दें, कुछ कर दें, इस तरह प्रोफेशनली प्ले करने का मौका आप अप्रोच करते हैं। इवन यहाँ तक कि शादियों के लिए भी कहते हैं। फिर ऑब्वियसली सो यंग। यूएई का वो, हाँ, यूएई का जो 70 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन था, 70 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन यूएई, उस पे इनको इनवाइट किया था। उन पे फिर जितने भी उनके अरब्स थे, उन्होंने इनके तबले पे डांस किया। अच्छा, सेलिब्रेट किया नॉन स्टॉप, काफ़ी देर तक बजाया। दे रियली एंजॉयड इट, दैट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर देम। तो सो म्यूज़िक बनाते हैं ये, फिर हम इसकी जो डायरेक्शन होती है, मुझे भी काफ़ी डायरेक्शन आ गई। म्यूजिक भी काफ़ी सीख गई होंगी। आई एम अ डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, तो इनके कपड़े भी पूरे डिज़ाइन होते हैं, तो वो स्केचिंग होती है, उसमें भी फिर ये हिस्सा लेते हैं। नहीं मामा, इसके बटन्स ऐसे होने चाहिए, इसके टायर वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त। और ये बच्चे जो अपनी वालदा की पहचान बन रहे हैं, आपको भी हम सल्यूट करते हैं, और इन बच्चों को भी स्पेशली, जो छोटे छोटे हाथों से इतना खूबसूरत तबला बजाते हैं कि दिल करता है कि बस बंदा सुनता रहे। और जो अभी जो इन्होंने समा बांधा था, दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने कभी किसी बच्चे को इस तरह से तबला कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं देखा, बट ये जो था ये मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट चीज थी। और आपको बताऊं, अगर मॉनिटर अभी इनके पास होता ना तो दे वुड, हाँ, अभी वो आपका म्यूजिक सिस्टम जरा दूर था, वो सिंक नहीं कर सके। इट वाज वंडरफुल। मतलब 10 by 10 मार्क्स हैं बच्चों के, इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। और हम इन बच्चों से जरूर ऑटोग्राफ लेंगे। रायन एंड आइज़ैक, आपकी ममा, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सुबह पाकिस्तान के सेट पे तशरीफ लाए और
और ये बच्चे जो पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं, इन्होंने आज तक इन्होंने कितनी एफर्ट्स किए हैं। और इंशाल्लाह समम, इंशाल्लाह मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत जल्द लगता है कि आपको बड़े बड़े उसमें भी नजर आएंगे, बड़े शोज में प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप प्ले करते हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। इससे ज्यादा अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता करे। हम एक ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि हमने बच्चों से ऑटोग्राफ भी लेना है। स्टे विद अस। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हम उन पर ऐसा हमला करेंगे कि तेल पर इख्तियार की उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। शहनशाह विल्हेम की सियासत देखनी होगी। तुर्कों के सर पत्थर के हैं मगर बाजू कमजोर हैं। तुर्कों की नामूस को ललकारा है, या तो आकर मुकाबला करो या फिर तुर्कों का मैदान छोड़ दो। फिर आप जाकर महमूद पाशा से कहें कि अब्दुल कादिर से दूर रहे। अब हम दफ्तर महसूलात के खिलाफ फैलाने जंग करते हैं। उन्होंने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। सफीर को अपने पास रखना है। मेरी बेटी को गद्दारी के लिए तुमने उकसाया था ना। अगर सुल्तान को कोई भी तकलीफ पहुंची, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। जो सिपाही तुम वहाँ से लेकर आओगे उन्हें मार दिया जाएगा। वो हमला उस वक्त करते हैं जब सामने वाला खुद को महफूज समझने लगता है। विल्हेम उस्मानी सल्तनत से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें अपनी जान से ज्यादा विल्हेम की जान की परवाह है। तुम नहीं बचोगे। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। शुक्र है आपने वापस आते आते मुकीत की बात भी सुन ली कि मुकीत ने क्या बातें की है। बस अब रहने दे, उसे मेंशन नहीं करना। मुकीत को डॉक्टर की जरूरत है स्पेशली जब ऑफ एयर होता हूं उस वक्त। और जब ये बहुत ज्यादा हंसते हैं तो कभी कभी ये कहते हैं कि मेरे जॉज में दर्द होने लग जाता है, तो डेंटिस्ट की जरूरत भी पड़ जाती है। लेकिन अगर आपका डेंटिस्ट और भी बहुत से काम करता हो, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी लगाव रखता हो, तो क्या ही बात है। क्या ही बात होती है। और उसमें बड़ा मुश्किल है कि एक फील्ड आपकी टोटली डिफरेंट और उसके साथ आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी अपनी जिंदगी में एक्टिव रखा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वरना डॉक्टर्स का बहाना होता है कि हम तो इतने बिजी होते हैं सारा दिन के हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता, ना वर्कआउट का, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी का। लेकिन ये पैशन लेके साथ चलना
बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि दुनिया भी इंस्पायर होती है कि यार कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, है ना। और आप इतने काम करें कि लोग सोचें यार ये बंदा कितना कुछ करता है और ये एक चीज़ को कितना वक्त देता होगा। मतलब आप हॉर्स राइडिंग भी करते हो, आप पैराग्लाइडिंग भी करते हो, आप जनाब क्लाइंबिंग भी करते हो, आप डेंटिस्ट भी हो और पता नहीं कितना कुछ करते हो। तो देखने वाले परेशान हो जाते हैं कि यार इस बंदे का असल काम क्या है, ये असल में क्या करता होगा। और मुकीत के साथ भी ऐसे ही, मुकीत ने जो पिछले सेगमेंट में बताया था ना कि ये इन्होंने ड्रामे भी बहुत किए बचपन से आर्टिस्ट थे। नहीं वो तो सारे पूछते थे कि आजकल ड्रामे कर रहे हो, मैं कहा हाँ। तो अच्छा किस चैनल पे? मैं कहता हूँ घर पे। तो ये तो बचपन से है, पहले स्कूल पे अभी ऑफिस में वो चलता रहता है, रिहर्सल सारी वहीं पे होती है, फिर इवेंचुअली आपको कभी कभार स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो जब स्क्रिप्ट मुकीत टाइप के मिले कि हाँ ये चीज है ना, ये मेरे ड्रामे, मेरे साथ भी ड्रामा किया। मैंने कॉल की, आई थॉट कि पता नहीं मुकीत ने आना है नहीं आना, तो आगे से एक सोई हुई आवाज, मैंने कहा व्हाट तुम सो रहे हो? किधर हो? मैंने कहा हेलो, तुम सोए हुए हो? मैंने कहा यार आता हूँ थोड़ी देर में। अब क्या होगे तुम? मैंने कहा अच्छा बाहर हूँ, गेट पे आ रहा हूँ। उसके बाद मुकीत ने मुझे बता दिया कि नहीं ये मजाक था, लेकिन ये मजाक बड़ा खौफनाक किस्म का था। मतलब ये इनको आदत है, मुकीत को बहुत ड्रामा करना। देखिए पंगाबाजी आप जिंदगी में रखें तो जरा जिंदगी का मजा आता है कि नो आपस में गपशप इस तरह की हो कि एक दूसरे को तंग करो और एकदम से वॉक इन करो। मैं तो यहाँ पे हूँ, आप एवी डरी बैठी हैं। सो हमारी गेस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे सलमा में। मैं अभी इतनी देर से गेस्ट के बारे में ही बता रही थी मुकीत, अब उनका तारुफ रह गया, बस उनका नाम बताना रह गया है, डॉक्टर शारीन जाहिद। बहुत शुक्रिया आपका सुबह पाकिस्तान के आप मेहमान बने। आप कैसे? वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे मैं मुकीत से इतनी सारी बातें डिस्कस कर रही थी, उसमें असल सवाल आपके लिए था कि इतना कुछ करती हैं, मतलब मैं क्या सोचूं कि आप अच्छी डॉक्टर होंगी, आप अच्छी पैराग्लाइडर होंगी, आप अच्छी हॉर्स राइडिंग करती होंगी, इतना कुछ एक आदमी कैसे कर सकता है? कैसे कर लेती हैं? अच्छा, बेसिकली ये सारी चीज़ें करने में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा हाथ है। अलग अलग स्किल्स हैं बट दे गो हैंड इन हैंड। I think if I'm a good dentist, that's because I'm adventurous and I'm taking care of my fitness. दांत निकालना बाएं हाथ का काम है। असल में आपकी I've been practicing for 14 years now. तो मेरी बैक, मेरे हाथ की स्ट्रेंथ, मेरी टांगों की स्ट्रेंथ, everything is required. And then when we're dealing with patient, हमारी बैक बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। पोस्चर ही ऐसा होता है। So, पोस्चर ही ऐसा होता है और हम उसको जितना मर्जी बेहतर करना चाहें, अगर if you're standing straight for 4, 5, 6, sometimes 8 hours, then it's a lot of stretch on the back. So जो रॉक क्लाइंबिंग को देखते हैं कि थक नहीं गए। So जो रॉक क्लाइंबिंग हम करते हैं उसमें आपके हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके सारे मसल्स जो आपकी बोन्स हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं, वो विद एज जो एक्सपायर करते जाएंगे या बैठते जाएंगे, तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से स्ट्रेंथन होते जाते हैं। अच्छा, आपका ये स्टाइल बड़ा यूनिक है। I love you here। बाल अच्छे लग रहे हैं। ये इसको टाइम लगता है बनाने में? डेली that takes I think 2-3 minutes for me now. मैं थी इंग्लैंड में, उधर I had to cover my head, तो वहाँ पे उस वक्त वो 9/11 वाली सिचुएशन थी और काफ़ी weird सिचुएशन थी, उसमें स्कार्फ लेना बड़ा मुश्किल था। Then I started doing this and ever since I'm doing it। तो ये चल रहा है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आपका जो बेस्ट टैलेंट है वो क्या है, तो क्या आप डेंटिस्ट्री में ज़्यादा तगड़ी हैं, रॉक क्लाइंबिंग में तगड़ी हैं या किसी और एडवेंचर स्पोर्ट में? That's a good question. दांत तोड़ने में, दांत निकालने में। अच्छा, वैसे तो मेरा कोई पेशेंट होता है तो आपको बताता हूँ कैसे। यूजुअली मैं ये चीज़ बहुत फेस करती हूँ कि जब पेशेंट्स, अब तो कम हो गया बट शुरू में पेशेंट्स आते थे तो लाइक मैडम किधर हैं, ये भी एक चीज़ मैं फेस करती थी। आई एम बिन प्रैक्टिसिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और दे वांट कि कोई बड़ा सा ह्यूज सा कोई बंदा हो या कोई औरत भी हो तो बड़े ऐसे जान वाली नज़र आए। तो मेरे साथ ये होता था, मैं कहती आप बैठे हैं, हम स्टार्ट करते हैं, वो बड़े डॉक्टर आ जाएंगे। और फिर टेक्निक्स हैं डेंटिस्ट्री में, और दांत निकालने की भी, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं। यू आर वेरी यंग माशाल्लाह। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैं भूल जाऊँगी कि आपने इतना अर्ली स्टार्ट लिया और मतलब इतना अरसा आपने प्रैक्टिस भी की, कैसे, मतलब कैसे? अच्छा, ये कैसे का मैं पहले जवाब दे देती हूँ। एक्चुअली आई यूटिलाइज माई टाइम आफ्टर फजर, मैं रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। फिर आई एम टीचिंग इज़ वेल एट अ डेंटल कॉलेज, हाईटेक डेंटल कॉलेज है जिसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो वहाँ पे मैं टीच करके व्हेन आई गेट फ्री, वो वाला टाइम जो है, फिर आई क्लिनिकल प्रैक्टिस के भी 2 घंटे होते हैं, एंड देन इफ़ आई गेट टाइम तो फिर एडिशनल हम वो करते हैं, या वो
जो मिडिल 2 आवर्स हैं अगर वो यूटिलाइज हो जाएं तो इस्लामाबाद की जो रॉक्स हैं इट्स एट डोर स्टेप. अगर पैरासेलिंग करनी हो तो खानपुर डैम इज़ एक्चुअली एट डोर स्टेप ऑफ हाईटेक. तो वहाँ पे हम चले जाते हैं. इसी तरह ये जो टाइम है ये सारा जो लोग शायद ज़ाया कर देते हैं, मैं उसको ज़ाया नहीं कर रही होती, उसको यूटिलाइज कर रही होती हूँ. आपकी अभी तक अचीवमेंट क्या है इन सारी चीज़ों में से? अचीवमेंट अच्छा अगर आप एजुकेशनल अचीवमेंट कहें तो वहाँ पे मैं 27 पब्लिकेशंस हो चुकी हुई हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशंस. एंड देन अगर आप कहें कि डेंटिस्ट्री में वैसे पेशेंट मेरा 5 अगर आप गूगल पे भी देखें तो 5 है रिव्यू. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड. अब मैं आती हूँ एडवेंचरस साइड पे. एडवेंचर क्लब हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, जिसमें हम लोगों के जो इक्विपमेंट है, रॉक क्लाइंबिंग हो या हाइकिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट. बट ये क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, आई एम वाइस प्रेसिडेंट देयर एज वेल, तो हम फीमेल्स के लिए अरेंज करते हैं डिफरेंट जगहों पे एक्टिविटीज. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो आपने बताया कि आपके क्लाइंट्स जो वो बड़े खुश होते हैं आपसे, कभी ऐसे हुए कि पेशेंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा टाइम एडवेंचर में गुजार रही होती है, तो पेशेंट ने कहीं तो जाना है ना. लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी पे बहुत गुस्सा हो, आपने कहा अच्छा इसके दांत का ट्रीटमेंट करना है, अभी बताती हूँ कभी ऐसे हुए? अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो एडवेंचर है ना वहाँ पे गुस्सा सारा आपका ठंडा हो जाता है. व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स देन यू रियली काम. आई एम मदर ऑफ 2 एज वेल. आई हैव 2 किड्स. तो मैं उन पे भी कभी चीखना या शोर मचाना या वो नहीं होता. आई एम वेरी काम बिकॉज हम उनकी एनर्जी मैं बाहर एग्जॉस्ट करा देती हूँ. और फिर मुझे मेरी अपनी भी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि आई डोंट नीड टू शाउट एनीवेयर. जबरदस्त. वी विश यू ऑल द बेस्ट. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. और जो भी आप काम करें अल्लाह आपको और कामयाबी दे उस पे. थैंक यू सो. बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात है मुकीत के एक डेंटिस्ट हो, इतनी एडवेंचरस हो और गुस्सा ना आए. मतलब बच्चों में जाहिर है सारा गुस्सा तो बाहर भी कर जाता है. एनीवे आपको अपने रोजमर्रा जो मामूलात होते हैं उनके लिए तो आप टाइम मैनेज कर ही लेते हैं. इट्स पार्ट ऑफ गेम कि आपने अपना शौक भी पूरा करना है, अपना प्रोफेशन भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि शौक से पैसे नहीं कमाए जाते, वो प्रोफेशन से ही कमाए जाते हैं. और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो स्ट्रगल पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है. आप जो इधर उधर देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आप अगले गेस्ट भी आपके दोस्त निकल आएंगे. जो हमेशा होता है कि हर दफा कोई आखिरी जब 2-3 सेगमेंट हमारे रह जाते हैं, पता लगता है मुकीत के कोई ना कोई दोस्त आ जाने वाले. ये क्या सरप्राइज आज मुझे दे दिए. एक बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं जिनसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है. हार्ट टू हार्ट बड़े हमने गुजारे हैं, अपने डाउनर्स बड़े मिलके गुजारे हैं. जब भी कोई गम होता था तो इनसे मैं अपने दिल शेयर करता था कि आजकल ये स्ट्रगल चल रही है, बस कोशिश के साथ ही हैं आपके. हाँ, और हमेशा इन्होंने मुझे गाइड किया है और मैंने भी इन्हें शुरू में गाइड किया. और अब माशाल्लाह मुझे लगता है मुझे इनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कराची जाके हर ड्रामा सीरियल में माशाल्लाह आप टीवी लगाएं तो ये आपको नजर आते हैं. और बहुत कम टाइम में, मतलब मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन ये गए एक ही दफा और जाके छा छू गए. प्लीज वेलकम फैसल और आशो. फैसल, वेलकम टू द शो ब्रो. थैंक यू सो मच. क्या हाल है? आई एम सो ग्लैड टू बी ऑन दिस शो. I always wanted to be on this show because of Mukeet. क्योंकि मैं you have no idea. मैं और Mukeet, it goes way beyond. Back in 2005 and 6, we were together and he was doing a show at that time. I look up to him कि भाई क्या बात है मुकीत, तुम कितना अच्छा शो करते हो ATV के ऊपर. मैं इसके पास जाता था, ये म्यूजिक करता था और मैं बहुत इंस्पायर्ड था मुकीत से. अच्छा, हम इतने सारे टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं, हम कहते हैं कि यार ये एक बंदा इतने काम कैसे कर लेता है. असल में टैलेंट इधर भी छुपा हुआ है कि ये भी आप सिंगिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, फनकारी की बात करें, है ना. इतने सारी चीजें सारी बातें मुकीत के फेम से रिलेटेड होगी. अब आप पे आते हैं. फेम मेरे पास अभी तक है नहीं, फेम तो आएगा तो आएगा, लेकिन फेम चाहिए मुकीत को. भाई मुकीत के गेस्ट कह रहे हैं कि हम मुकीत की वजह से शो में. अच्छा, फैसल की इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मेरी इनसे मुलाकात हुई थी इनके स्टूडियो में. ये एक बहुत अच्छे होस्ट हैं. ये पहले रेडियो पे करते थे, फिर आईसीसी से पीटीवी की फैमिली का हिस्सा बने. इन्होंने होस्टिंग शुरू की और फिर रियलाइज किया कि मैंने एक्टिंग करनी है. तो बड़ा हार्ट टू हार्ट हमारा हुआ था क्योंकि इन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी थी कि मुकीत कोई 3-4 बार कराची हो के वापस आया. कैसा फील हुआ कराची गए और एकदम से जाके छा छू गए हर ड्रामे में माशाल्लाह. यासिर हुसैन के ड्रामे में भी माशाल्लाह बिग रोल्स, नॉट लाइक कोई सपोर्टिंग रोल ही कर रहे हैं, सॉलिड रोल्स कर रहे हैं. किस तरह ये पॉसिबल किया और कैसी कैफियत है वो कराची की? कराची एज यू नो, आप 3 दफ़ा गए हैं और जो लोग जाते हैं कराची, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो भी ट्राई करना चाह रहे होंगे या जाना चाह रहे होंगे. तो मैं एक ही चीज़ कहना है, प्लीज़ डू दैट. ज़रूर जाएं, ज़रूर ट्राई आउट करें.
और कराची एक इतना बड़ा शहर है कि आप उसमें जाके खो जाते हैं बिल्कुल। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी सोशल लाइफ जो है, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली, वो सब पीछे रह जाते हैं। लेकिन और रास्ते भी नहीं आते तो बंदा खो ही जाता है। ऑफ कोर्स कराची है इतना बड़ा माशाल्लाह, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई मीन आई जस्ट लुक एट बैक, आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस्लामाबाद में था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था कराची में, मैं किसी को जानता नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं। आपको पता है ऐसी बातें मुकीद भी करता है कराची गया, मेरा कोई दोस्त लेकिन मेरा कोई जानने वाला था ही नहीं वहाँ पे एंड तक। अच्छा, लेकिन नहीं, मैं देखिए मुकीद आज जहाँ पे है ना, हो सकता है वो सब तैयारी हो रही थी इस जगह पे आने की। बेसिकली हाँ, वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन में लेके जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपके मेरे जो पीछे जो फेलियर्स थे, मैं आपको बताऊं 2005 में ही वाज डूइंग अ शो। 2005 में व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, ये भी यूनिवर्सिटी में थे, इकरा यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त ये शो करते थे और मैं उस वक्त शो करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे पास वो स्किल्स नहीं थे, लेकिन इनके पास वो टैलेंट था। सो कमिंग बैक टू दिस, कि वो सब तैयारी थी यहाँ पहुंचने के लिए, और मेरी भी वो तैयारी थी यहाँ पहुंचने के लिए। बिल्कुल इट्स अ जर्नी। आप ये नहीं कह सकते वो फेलियर जाता ना मेरा, यार वो अगर मैं कर लेता ना तो मैं पता नहीं कहाँ होता। रिग्रेट कोई नहीं है ना जिंदगी में। आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छा पहचानते हैं, सब ना बताइए क्या हम भूतों क्या को। आपको भी मुकीद की तरह बहुत जल्दी रोना आ जाता है कैरेक्टर में? मतलब आपके सामने कोई रोने वाला सीन है और आपके आंसू टपकना शुरू हो जाए। मैं रुलाने आता हूं ड्रामास में। बताया था कि मुझे रोना पड़े तो मैं बहुत अच्छे से रो सकता हूं। देखिए हम ये समझते हैं, पता नहीं हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर आप बहुत अच्छे रो लेते हैं तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ। ऐसी हमारी ट्रेनिंग है, यहाँ हमें लगता है ऐसे, पता नहीं एशिया के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा रोता है वो अच्छा एक्टर नहीं होता। हाँ, क्योंकि रोना तो हमने पहली चीज ही बचपन में रोया था। हमारी जनरेशन एग्जैक्टली प्रैक्टिस है बचपन से, प्रैक्टिस होती है। सो यस दैट्स ट्रू। रोना, जो रोने वाला जो सीन होता है, आई एम वेरी गुड एट दैट। अच्छा, हमारे पास जब भी कोई एक्टर गेस्ट आते हैं तो हम थप्पड़ वाली बात जरूर पूछते हैं। बिल्कुल पूछे। थप्पड़ वाले सीन भी होते हैं, उसमें बहुत सारे रीटेक्स हो जाए तो कैसा फील होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं सॉरी एक आपको वाकया सुनाता हूँ। अभी मैंने नूरुल हसन जो पीटीवी के बहुत बड़े होस्ट थे, उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया, वो मेरे फादर का अब तो एक्टर है, अब तो एक्टर है। तो वो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था उसमें किसी बात पे। तो मुझे कहते हैं बताओ क्या करूं, हाथ से गुजारूं, क्या करूं? मैंने कहा नहीं मारे आप थप्पड़। मैं आज बड़ा हीरो बन गया। मैंने आया था कराची, थप्पड़ मारे, देखे एक्सप्रेशन, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे तारे नजर आ गए। ऑफ कोर्स। और मुझे कहते हैं यार तुम मुंह की भी कोई एक्सरसाइज करता है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो रीटेक्स तो नहीं लगी थी उसमें? हुई थी बिल्कुल हुई थी। कितनी ये 3-4 रीटेक्स हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने डायरेक्टर को कहा मैं और नहीं कर रहा, मैं फैसल को बार थप्पड़ नहीं मार सकता, मेरा बेटा छोटा बच्चा है। सो द सीनियर्स आर वेरी काइंड, यू नो। लेकिन मेरा एक सीन है जिसमें मैंने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना था। होते अगर उनकी जगह कोई और होता और वो कहता नहीं 2 टेक्स और कर ले, इससे अच्छा शॉट है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अच्छा बेटा तू एक्टर बनने आया, अब जरा मैं इसको पहला रोल थप्पड़ वाला इधर ही ना, इसको कंफ्यूज कर देना। ऐसे भी एक्टर होते हैं जो सपोर्टिव लोग होते हैं, देयर डिफरेंट पीपल ना, उनकी लेयर्स आपको पता नहीं होती वो क्या करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ मास्टर में सीन कर लेते हैं, फिर आपके साथ लाइनें नहीं करवाते वो सोलोस में, ठीक है, ऐसे भी लोग करते हैं। या आपको थप्पड़ वाला सीन होता है, उसमें आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज्यादा। या आपके साथ जो लाइनें रिहर्सल में करते हैं वो उस वक्त ऑन कैमरा नहीं करते, डिफरेंट लाइनें कर देते हैं। सो चैलेंजेस होते हैं हर काम के, इसके भी चैलेंजेस आए हैं, लेकिन यू हैव टू कीप गोइंग, जैसा भी आगे से हो रहा हो। आपको अपना काम पक्का पता है तो बस एग्जैक्टली। आप डायरेक्टर की नजर में ये नहीं कह सकते कि यार दोबारा से कर लें, एक टेक और कर लें। अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं खुलेआम बोलता हूँ कि एक सेफ्टी, वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ सेफ्टी, तो जब सेफ्टी होती है उसमें आप कंपोज हो चुके हो। सेफ्टी आपका कवर वर्ड होता है बाय द वे। नहीं, आप कवर करना चाह रहे होते हैं ना कि यार कोई भी अगर इसमें गलती है, मैं श्योर नहीं हूं तो एक दफा और कर लेता हूं, तो एक सेफ्टी पड़ी रहती है। वो होता है पता है क्या, पहला आपने टेक दिया वो हो सकता है बहुत परफेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें आप और कंपोज हो जाते हो कि इसमें मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी। और फिर भी जब आप सॉरी टू कट यू, फिर भी जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं अपना यार इसमें और बेहतर मैं कर सकता था, अच्छा होता यार मैं यहाँ से उठ के ना वहां जाके ये डायलॉग बोलता तो बहुत अच्छा। हाँ, यू नेवर सेटिस्फाइड। ये हमारे काम में ऐसा होता है, क्योंकि एक लाइन आप मिलियन तरीके से बोल सकते हो, मिलियन बॉडी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, तो आपको हमेशा ना उसके ऊपर एक प्लस चीज नजर आती है कि अगर मैं ऐसे कर देता ना तो आइडियल होता। बट ये लर्निंग पॉइंट होता है आपके लिए। एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक इज कि एक्टिंग इज अबाउट चॉइसेस यू मेक उस वक्त सीन के दौरान। बिल्कुल एक ही बंदे से आप
4 डिफरेंट लोगों से आप बड़े बड़े एक्टर से एक ही सीन कराएं, वो 4 डिफरेंट तरह करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आप ऑलमोस्ट कितने ड्रामाज में काम कर चुके हैं, और जो सबसे अच्छा आपका रोल जो आप कहते हैं कि आप इसी रोल के लिए बने थे, क्या वो आप कर चुके हैं या आप उसकी तलाश में हैं? नहीं, वो घर के ड्रामे हैं। वो घर के हैं। वो उसमें मैं फिट बैठता हूँ। वो मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम बेस्ट हो इस रोल में। अच्छा, एक और भी परसेप्शन होती है, इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल ऐड कर दूं कि जो लोग एक्टिंग करते हैं वो हर वक्त अपने आप को बादशाह सलामत समझ रहे होते हैं, कभी तानसेन समझ रहे होते हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर में होते हैं वो। बहुत आप भी घर पे ऐसे ही होते हैं? होना चाहिए। नहीं, मैं घर पे ऐसा नहीं अच्छा, होता। बैक टू दैट क्वेश्चन, ड्रामा। सॉरी, थैंक यू। मैं घर पे ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। तो तब यहाँ गाड़ी में, जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, उस वक्त आप अकेले होते हैं या आप मी टाइम गुजार रहे होते हैं, उस वक्त आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आई एम इनटू कैरेक्टर्स। आई ट्राई टू थिंक अबाउट कि यार अगर मुझे ये वाला कैरेक्टर, जैसे आजकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं वसीम अकरम पे फिल्म बने तो मैं वसीम अकरम का कैरेक्टर प्ले करूँ। अच्छा, वसीम अकरम साहब सुन रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मुझे एम्पायर जरूर रखना है, ठीक है? आजकल मैं ये सोच रहा हूँ। तो मैं ना वसीम अकरम के क्लिप्स निकाल के देख रहा होता हूँ, उनकी बॉलिंग के, उनके इंटरव्यूज देख रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता ये होना है कि नहीं, लेकिन इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। अभी तक के जितने रोल्स हैं उसमें आपका फेवरेट रोल कौन सा था जो आपको लगता है कि आपने उस किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया? पराठा रोल मेरा बड़ा फेवरेट है। पराठा रोल खाया जा आपने सकता पहले है। सवाल पूछा था कि मैंने कितने अभी तक, आई थिंक मैंने पिछले 1.5 साल में कोई 18 से 20 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ मैं, जिसमें सब सीरियस है और एक टेलीफिल्म है जो कि मैंने पीटीवी के लिए ही की थी कराची से। और जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अभी तक सबसे अच्छा आपका कैरेक्टर जो आपने रोल प्ले किया है, वो कोयल ही था। कोयल अभी मैंने किया है, जो कि आजकल ऑन एयर है। उसमें मंशा पाशा है, नूर हसन है, महाम आमिर है, फरीहा जबी हैं, उसमें हुमा मीर जी हैं, हमारी वेटरन एक्ट्रेस, वो मेरी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो मैंने अभी तक सबसे अच्छा जो कैरेक्टर प्ले। अच्छा, ये रोल अगर मुकीत के हिसाब से पूछा जाए तो ये क्रीम रोल था? मुकीत बहुत अच्छा करता चटनी वाला रोल था, कौन सा रोल? नहीं, मुकीत बहुत अच्छा करता वो। मुझे लगता है कि मुकीत मेरे से ज्यादा अच्छा वो रोल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, जितना काम मार्शल आपने किए, अब मुझे शक है कि फैसल जो है ना अपना आर्ट को बहुत ज्यादा सॉलिड कर चुका है, और अच्छी बात है ये। नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स एवरीडे प्रोसेस। आपको रोज करना होता है, हर रोज कैरेक्टर में रहना, हर रोज नई स्क्रिप्ट लेना, हर रोज नए सीन करना। माशाल्लाह यही चीज आपको और ज्यादा फर्दर पॉलिश करती है। फैसल, मुझे ये बताएं, होस्टिंग का ज्यादा मजा है आपकी जिंदगी में या आपको एक्टिंग का ज्यादा मजा आ रहा है? इन दोनों चीजों को कैसे कंपेयर करेंगे? सॉरी टू करेक्ट यू, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ होस्ट। मैं अपने आप को प्रेजेंटर मानता हूँ, टीवी प्रेजेंटर, रेडियो होस्ट भी कहते हैं। लेकिन मैं होस्ट, आप लोग होस्ट कर रहे हैं। मैं इस तरह से कभी लाइव प्रोग्राम होस्ट नहीं किया मैंने, लेकिन मैं बैठता हूँ जाके होस्ट के साथ और प्रेजेंट करता हूँ जो भी मेरा कंटेंट होता है। तो दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ। अच्छा, वैसे हम लोग ज्यादा, लेकिन मजा मुझे एक्टिंग में आता है। एक्टिंग का ज्यादा? एक्टिंग क्या चीज है, डिफरेंस क्या है एक्टिंग में और होस्टिंग में जो आपको? मैं आपको ना आज अपना सीक्रेट बताता हूँ। जब मैंने अपनी जिंदगी, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुने, जब मैंने अपनी जिंदगी की, आई लैंडेड टू द फर्स्ट इंटर्नशिप, दैट वाज इन द पावर 99 रेडियो स्टेशन इन इस्लामाबाद। दैट्स व्हेन आई मेट यू। यस, बैक इन 2005 आई वेंट टू द रेडियो टू बिकम एन एक्टर। लेकिन मेरे पास कोई वो नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे क्या करना है। इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी एक्टिंग की, सिर्फ होस्टिंग की, रेडियो की अपॉर्चुनिटीज थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर कैसे बनना है, लेकिन मुझे पता था मैंने एक्टर बनना है। तो मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन इट टुक मी ऑल द इयर्स टू फाइनली डिसाइड एंड रियलाइज कि अच्छा यार मुझे जिंदगी में ये करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये स्टेप लिया। आई वेंट टू कराची, और मुझे इससे बिल्कुल गर्ज नहीं है कि मैं लेट हो गया हूँ। कुछ लोग दोस्त मुझे कहते हैं, हर किसी की अपनी जर्नी है, कुछ जल्दी लेट हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ 40s में जाके होते हैं। तो इसमें कंपेयर नहीं करना कभी को किसी से भी, क्योंकि हर किसी का अपना नसीब है, वो टाइम से ही आता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने आप को कभी ये कोसा मत करो। मैं कोसता था अपने आप को कि मैं बहुत लेट हूँ, मैंने इस फील्ड में बहुत लेट, मुझे बहुत पहले आ जाते हैं। मेरा भी यही सीन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो होस्ट है बुखारी साहब। अच्छा, सॉरी, हाँ, क्या कह रहे थे आप? बुखारी साहब, जो कि लॉयर भी हैं। आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम। मुकीत खान। बुखारी साहब पहचान के होंगे, उनको पता होगा उनकी बात हो रही है। वो 36 साल की उम्र में हिट हुए थे एट द एज ऑफ 36। तो मुकीत भी उसी एज में माशाल्लाह। मुकीत, देखा आप मुझे डिप्रेशन दे रहे हैं क्योंकि मैं पार हो चुका हूँ उससे। तो मुझे फैसल ये बताएं, एक्टिंग की क्या ऐसी चीज थी जो आपको इससे डिफरेंट लगी? और मुझे लगता है कि रेडियो में जो आपने वॉइस ट्रेनिंग की है ना अपनी, आज अपनी आप टोन देखें, कभी भी लग रहा है कि जिस तरह आप कंपोज्ड होकर एक स्क्रिप्ट के साथ बोल रहे हैं, और बिल्कुल, तो ये आपके रेडियो ने ही आपको हेल्प करके डायरेक्शन दी है। यस यस यस। लेकिन वो क्या डिफरेंस था जो आपको फील हुआ है कि जिसका आपको ड्रामे में मजा आया, जो होस्टिंग में आपको लग रहा था कि ये चीज मिसिंग थी? यार मुकीत, ऑनेस्टली आई ग्रू अप वाचिंग फिल्म्स। मेरे घर पे ना फिल्म्स का कल्चर था। माय फादर वाज एन एक्टर
अच्छा। ही यूज्ड टू वर्क इन गेस्ट हाउस, माटी की गुड़िया, और जो लोग मुझे शायद देख रहे हैं या पीटीवी के बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे, जमशेद फरशोरी साहब हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने अंकल सरगम के साथ काम किया, माय फादर, और बहुत सारे पीटीवी के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया। तो मैंने अपने घर पे ना रिहर्सल्स देखी थी, मेरे घर पे गेस्ट हाउस की रिहर्सल्स हुआ करती थी। आई वाज लाइक 10 और 8 or 10 मे बी। तो मैंने वो रैम्बो को अपने घर पे देखा, शमीम साहब को अपने घर पे देखा, तो आई ग्रू अप वाचिंग ऑल दिस। मैं अपने अब्बा के साथ रिहर्सल पे जाया करता था पीटीवी। जबरदस्त। तो ये वहाँ से आया एक्चुअली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यूजुअली होता है कि अगर पेरेंट्स एक्टिंग में हैं तो बेटे को डायरेक्शन देते हैं और या फिर पावा शावा पर्ची शर्ची करके, आपने माशाल्लाह खुद अचीव किया सब कुछ, कि मतलब पेरेंट्स की भी उस तरह आपने हेल्प नहीं ली, खुद आपने सोचा कि मैं इस्लामाबाद से अपनी जो है ना पैकअप करके सब अच्छा, मुकीत की वैसे मैं सोच रही थी टर्म्स कितनी पक्की हो गई है ना, पावा शावा पर्ची नहीं वो होता है क्योंकि ये दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। तो कैसा फील हुआ कि जब अपने पीटीवी को इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना वो काम डाउन करने की, टोन डाउन करने की, इस तरह के वर्ड्स की, वरना बहुत फॉर्मल था पता है बहुत। पहले दिन ये थैंक यू सो मच पीटीवी, आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए, पीटीवी ज्वाइन किया आपने। अच्छा, ये मैं ऊपर से पूछूंगी, बाकी शुक्रगुजार हैं कि तंग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, सो ये क्वेश्चन वाज कि माय फादर एक्चुअली वो, मैं असल में कराची गया ही इसलिए था कि मैं देखना चाहता था कि मेरे फादर ने जब आज से 30 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, जब इंडस्ट्री जो थी वो इस्लामाबाद में थी, तो इस इंडस्ट्री ने मेरे फादर को वो मुकाम नहीं दिया जो कि वो चाहते थे। देन ही क्विट। बिल्कुल सही। तो मैंने सोचा कि मैं इस अलम को मैं पकड़ूं और मैं कराची जाऊं और मैं देखूं कि अभी इंडस्ट्री मुझे क्या देती है। सो द जर्नी हैज स्टार्टेड, लेट्स सी, एज यू सेड, स्काई इज द लिमिट, यू नेवर नो। एब्सोल्युटली। तो कराची के एक्सेप्टेबिलिटी का भी काफ़ी सीन होता है, शुरू में जाओ कोई किसी को जानते नहीं है, सोशल सर्कल बड़ा डिस्कनेक्टेड होता है, वो टफ टाइम कैसे गुजरा जिसमें मैं तंग आ गया था कि मैं किस तरह घर ही बैठा रहूं, कैसा गुजरा वो सारा टफ टाइम? मैं जब थोड़ा सा किया, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें, जो यहाँ रहते थे। अच्छा। उन्हें जब मुझे यहाँ से भेजा, वापस आया ना तो शक्ल तो दिखाई, समंदर में छलांग लगा दी, वापस नहीं आना। मतलब वो बहू वाला सीन था कि वापस मत आना, नहीं डोली नहीं, पता नहीं क्या, बस वापस सोचो ना कितना बैड सीन होता है अगर मैं वापस आ जाता, तो मैं क्या वापस नहीं आ रहा। अच्छा, फैसल शहजाद, यू आर एन इंस्पिरेशन। यही बात कि काफी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे अबू वहां तक नहीं पहुंच सके, तो मैं ये हल्फ उठाता हूँ, मैं खुद इसे लेके चलूंगा। मुझे ये बताएं, काफ़ी सारी यंग जनरेशन देख रही है जो कि एक्टर बनना चाहती है, जो कि चाहते हैं कि वो भी इजीली जाके काम करें, काम सीखें और उसे करें। क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने स्ट्रगल काटी है, जो उस फेज में उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स, वेट फॉर योर राइट टाइम एंड वर्क हार्ड एंड ट्राई टू लर्न। सीखें और कभी भी किसी शॉर्टकट की तरफ मत जाएं। शॉर्टकट आपको टेम्परेरी विन तो देगा, मजा बड़ा आता है शॉर्टकट का, वैसे मजा बड़ा आता है शॉर्टकट का। हाँ, मजा तो है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आप ये देखें, आपके टिकटॉकर्स है, ठीक है, वो कुछ बहुत अच्छे होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है सोशल मीडिया पे एक फ्लड की तरह आते हैं और फिर 2 दिन बाद चले जाते हैं। लेकिन जो सीख के आया होता है, जो एक प्रोसेस से गुजरा होता है, वो एक सांचे में ढलता है और वो हमेशा रहता है। So always learn and work hard. आपका टाइम जरूर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो फैसल ने बात की है ना, सीखें। थैंक यू वेरी मच फैसल, आज आप हमारे मेहमान बने सुबह पाकिस्तान के, और मुकीत के आते तो मुकीत के साथ आपकी बहुत अच्छी गपशप रही और मैंने भी उसमें अपना हस्बे तौफीक हिस्सा डाला, और शुक्र है वो बातें उन्होंने की नहीं जो जितनी हमारी दोस्ती है। बिल्कुल, मुकीत ने बड़ा बचाने की कोशिश की। मुकीत ने पूछा आप कैसे दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो मैं सोच रही थी मुकीत को जवाब मिलेगा ऐसे कंपेयर करते। लेकिन फैसल, वी विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी करो जिंदगी में, इतने कामयाब हो कि तुम भाई को भी बुला लो कराची। अच्छा, अभी भी है, आप आना चाहते हैं? आएंगे, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, अपना टाइम आएगा, पूरे पाकिस्तान के सामने मुकीत आ जाएं कराची, प्लीज आ जाएं। ये लव है तुम्हारा, ये लव है इंशाल्लाह, डेफिनेटली। मुकीत साहब, आप फटाफट से अपनी टिकट करवाएं क्योंकि हमारे शो का वक्त खत्म होने वाला है। तो अपने व्यूअर्स को हम आज का मैसेज यही देंगे कि आप लोगों ने वेदर फोरकास्ट जरूर देखनी है कहीं भी जाने से पहले, जो हम हमेशा कहते हैं। आपने कोविड के SOPs का जरूर ख्याल रखना है और अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। और जो हमारे लास्ट गेस्ट का मैसेज था, मुकीत, कुछ सीखें। डेफिनेटली, कोई भी काम कर रहे हो, शॉर्टकट का मजा बहुत आता है कि आपको इजी गोद में आके सब कुछ मिल जाए, तो ट्रे सर्व हो जाए, लेकिन पर्ची पावा वगैरह, लेकिन जब अपनी मेहनत से करते हो ना, उसका नशा और उसका मजा ही कुछ और है। तो डेफिनेटली मेहनत करें और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे ना, तो आपको खुद समझ आएगी कि कितना अच्छा फील होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे सुबह पाकिस्तान में, नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक्स होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। मखा दिखा।